तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिया शारीर का। जितना भी फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसको वन शॉट में हम पूरा के पूरा देखने वाले हैं। आयुर्वेद प्लस मॉडर्न पूरा के पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं दोष धातु एवं मल से। ठीक है, सो इसका इंट्रोडक्शन कैसा है तो देख लो, बहुत इजी चैप्टर है ये और इसमें समझने के जैसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। दोष क्या रहते हैं, धातु क्या रहते हैं और मल क्या रहते हैं, ये यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले शरीर की निरूक्ति देख लेते हैं हम। तो दोष धातु मलामुल ही शरीरम। ठीक है, अब यह आपको 10 मार्क के लिए पूछ सकता है क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, करने को गए आप तो कि दोष क्या रहते हैं, धातु क्या रहते हैं, मल क्या रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा है ना। मतलब दोष रहते हैं ऑलरेडी 3 हमारे पास। दूषयंती इति दोषा, शरीर को जो दूषित करने का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। धातु शरीर का धारण करते हैं। जो 7 धातु है हमारे, कौन से, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है और मज्जा है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये धातु हो गए। मल कितने हैं तो 3 है, मूत्र, मल और मूत्र पुरुष और स्वेद। मल को पुरुष भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, सो ये 3 हमारे पास मल हो गए। तो ये जो 7 और 3 और 3 13 चीज़ें जो है ये शरीर को धारण करती है। इसके वजह से हमारा शरीर बना हुआ है। यही है शरीर की निरुक्ति। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम शरीर की व्याख्या क्या है। तो तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत समुदायक समयोग वाही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। ये श्लोक याद नहीं किया तो क्या ही किया। ओके, सो ये श्लोक तो सबको याद रहता है जो BA MS करते हैं। सो जो तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत, देखो याद रखो, शरीर में चेतना, विकार, पंच महाभूत, समुदायात्मक, मतलब चेतना मतलब आत्मा होती है शरीर में, बदल होते रहता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म चलते रहता है, मतलब मेटाबॉलिज्म चलते रहता है। पंच महाभूत मतलब वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, और ये जब समुदायात्मक आते हैं, एकत्र आते हैं, साथ में आते हैं, तब जाके हमारी बॉडी क्या होती है, बनती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, समयोग बोलते हैं, मतलब होमियोस्टैसिस ऐसे बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद शरीर के पर्याय कितने हैं तो 3 है, काया, शरीर, देह, तन। ठीक है, धातु तो मैंने बोल दिया आपको, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। रस का मतलब होता है फ्लूइड, रक्त का मतलब होता है ब्लड, मांस का मतलब होता है मसल, मेद का मतलब होता है लिपिड्स, अस्थि का मतलब होता है बोन्स, मज्जा का मतलब होता है बोन मैरो। इज इट क्लियर? और शुक्र का मतलब होता है मेल में स्पर्म हो गया, फीमेल में ओवम हो गया। समझ में आ गया? गुड। उसके बाद मल कितने होते हैं तो 3 होते हैं। मूत्र मतलब यूरिन, पुरुष मतलब स्टूल, स्वेद मतलब हमारा स्वेट। तब समझ में आ गया? गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम वात दोष की। यहाँ पर तो वात दोष क्या है, तो चलो बात कर लेते हैं वात दोष की। तो वात यह शरीर में गति देने वाला दोष है। 3 दोषों में से एक दोष और अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा दोष है ये। ठीक है, वात दोष की उत्पत्ति क्या है तो तत्र वा गति गंधरोह इति धातु, मतलब जो दोष गतिशील है और धातुओं को इधर उधर ले जाने का काम करता है, मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वात दोष ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, निरुक्ति भी वही है उसकी, तत्र वा गति गंधरो इति वा, मतलब वात दोष हलचल करने के लिए प्रेरणा देता है शरीर में। गति यह शब्द हलचल, हलचल, प्रेरणा, गंध शब्द से हिंसा और सूचक ऐसा अर्थबोध होता है। ठीक है, उसके बाद वात दोष के पर्याय क्या है। पर्याय मतलब एक से ज़्यादा नाम रह सकते हैं उसके, जैसे मेरा नाम सोहेल है लेकिन कॉलेज के साइड मेरा नाम क्या है, सोहेलिया है। घर के साइड मेरा नाम क्या है तो चिंटू है। ठीक है, कॉलेज गांव तरफ गया मेरे को तो पिंटू बोलते हैं। तो मेरे बहुत सारे अलग अलग नाम है लेकिन व्यक्तिमत्व एक ही जन्म है। तो उस हिसाब से वात के भी बहुत सारे प्रकार नाम दिए हुए, जैसे मरुत चल अनिल समीकरण, पवन प्रभंजन अग्नि सख्या माता ऋष्वा। एक सांस में याद कर लो, ये हो जाते हैं। ओके, उसके बाद वायु पांच भौतिक संगठन क्या है हमारे वात का, तो वाक आकाश भूताभ्याम वायु, मतलब वात दोष वायु और आकाश महाभूत इसमें अधिक्य देखने को हमको मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद की बात कर ले हम, आकाश इसमें रहता है, आकाश का भी इसमें अस्तित्व देखने को हमको मिलता है। ठीक है, उसके बाद वात दोष की सामान्य स्थान कहाँ पर है तो पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत अस्थि स्पर्श ज्ञानेन्द्रियम स्थान वातस्य तत्रापि पक्वाध्यान विशेषत। ठीक है, तो ये वात दोष की क्या है, सामान्य स्थान है, मतलब वात दोष यहाँ पर देखने को मिलता है हमको।
कहाँ कहाँ पर? पक्वाशय में। पक्वाशय मतलब क्या होता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, कटी प्रदेश में, सख्ती प्रदेश में, श्रोत्रेंद्रिय में मतलब कान में हमारे, अस्थि में हमारे मतलब बोन्स में, यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है। उसके बाद वात दोष का स्वतंत्र स्थान, वात दोष सर्व शरीर व्यापी है, परंतु सामान्य स्थान के ठिकान पर वो अधिक प्रमाण में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद सामान्य स्थान ठिकान पे वात दोष हलचल करने का काम करता है। वात दोष के गुण क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो तत्र रुक्ष लघु शीत खरो सूक्ष्म चलो अनिलः, मतलब वात दोष के गुण क्या है? तो सूक्ष्म है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, खर है और चल है, क्या? वात दोष। उसके बाद चरक के हिसाब से देख लिया हम, तो कैसे गुण है उसके? रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशद करद विपरीत गुणे द्रव्य मारुत संप्रमा संप्रशामयति, मतलब विशद है, रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल है और खर है। ठीक है। उसके बाद ये गुण देवे है, तो इसका वात दोष का महत्व क्या है? तो पित्त पंगु कफ पंगु पंगव मल धातव वायुना यत्र नीयते तत्र गच्छति मेघवत, मतलब शरीर में पित्त कफ दोष धातु एवं मल इनकी कार्य घड़ाकर लाने का काम किसका रहता है? तो वात दोष का रहता है। देखो सिंपल है, श्लोक में दिया हुआ है कि पित्त पंगु है मतलब पित्त लंगड़ा है, कफ लंगड़ा है, पंगव मल धातव मतलब सारे के सारे धातु जो है वो लंगड़े हैं, और मल जो है वो भी लंगड़े हैं। इनको इधर से उधर ले जाने का काम कौन करता है? तो वात दोष इनको इधर से उधर लेके जाने का काम करता है, ऐसा क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ओके, वात दोष यह एकमेव ऐसा गुण, वात दोष में एकमेव ऐसा गुण है जो शरीर के घटक का इधर से उधर लेके जाने का काम करता है। सामान्य व्याधियों की बात कर ले हम, तो सबसे ज्यादा व्याधियां हमको वात दोष में देखने को मिलती है, 80 व्याधियां होती है, और इसको दोष का राजा भी बोला गया हुआ है। पित्त में 40 व्याधियां होती है और कफ में 20 व्याधियां हमको देखने को मिलती है। वात दोष के प्राकृत कर्म क्या है? तो उत्सोह चास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यक गत्याक धातु नाम अक्षाना पाटवेन चह। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। तो वात दोष का प्राकृत कर्म क्या है? तो उत्साह देता है ये, मतलब मन के कार्यों को प्रेरणा देता है। उच्छ्वास एवं निश्वास मतलब श्वसन प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। चेष्टा मतलब सारी हलचल के लिए ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट है। वेग प्रवर्तन मतलब पुरुष एवं मल मूत्र को विसर्जित करने का काम करता है। इंद्रियों में ज्ञान ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य करता है। ठीक है, सो इसके बाद का हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे जो कि है पित्त दोष। और एक बात याद रखो, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो ये नोट्स पेड है, पर सब्जेक्ट इसके 75 रुपीज़ चार्जेस है। तो आप मेरे को 7887559633 ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हमारे पित्त दोष की। तो निरुक्ति क्या है इसकी? तो तप संतापे, ऐसी इसकी निरुक्ति बताई गई हुई है, मतलब जिस वजह से शरीर में उष्णता निर्माण होती है वह कौन सा है दोष है? तो पित्त दोष है। पंचभौतिक संगठन, अग्नि, अधिक्य और अल्प जल इसमें देखने को मिलता है। सामान्य स्थान क्या है इसकी? तो नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुधिर रस द्रोकच स्पर्शन नाभिरत्र विशेषतः, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाभि में इसका स्थान देखने को मिलता है हमको, विशेषकर नाभि में इसका स्थान है। उसके बाद स्वेद में जो स्वेद निकलता है वहां पर भी इसका स्थान है। लसिका मतलब फ्लूइड जो रहते हैं वहां पर इसका स्थान है। रुधिर मतलब रक्त धातु में भी इसका बहुत ज्यादा स्थान है। द्रोकच स्पर्शन मतलब त्वचा में भी पित्त दोष हमको देखने को मिलता है। ये इसके सामान्य स्थान हो गए। पित्त के गुण कैसे? तो पित्त सस्नेह तीक्ष्णनो लगो विस्तर सरद्रव्यम, मतलब अल्प स्निग्ध है, ये उष्ण है मतलब गर्म, तीक्ष्ण है मतलब इधर थोड़ा या चंचल बोल सकते हैं तीक्ष्ण को। उसके बाद लघु है, विस्त्र गंधी आती है इसकी, मतलब स्मेल इसकी कैसी रहती है? विस्त्र मतलब जैसे खून की स्मेल रहती है ना, उसको विस्त्र गंधी स्मेल बोलते हैं। सर है ये, और लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, मतलब द्रव्य है। सामान्य कार्य क्या है इसके? तो पित्तवत कुष्म दर्शन श्रुत तूड़ रुचि प्रभा मेदादि शौर्य तनु मार्तवे, मतलब पक्ति पचन का कार्य करता है, उष्णता देने का काम करता है, आंखों से देखने का काम करता है मतलब दर्शन, श्रुत है भूख लगने का काम इसका है, त्रुट प्यास लगने का काम इसका है, प्रभा त्वचा को कांति देता है मतलब त्वचा को उठकर दिखाने का काम करता है ये, मेधा मतलब ग्रहण शक्ति देने का काम, शौर्य मतलब पराक्रम पित्त दोष की वजह से रहते हैं, तनु मार्तन मतलब मृदु त्वचा करने का काम भी इसका होता है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम पित्त प्रकार। तो पित्त के 5 प्रकार होते हैं, वात के 5 प्रकार देखना भूल गया, मैं लास्ट में बता दूंगा आपको।
ठीक है। सो पित्त के 5 प्रकार कौन से, तो पाचक, रंजक, साधक, भ्राजक, आलोचक। ठीक है, ऐसे याद रखना है, पाचक, रंजक, साधक, भ्राजक, आलोचक। तो जो पाचक पित्त है उसका स्थान कहाँ पर है, पक्वाशय और आमाशय में। और कार्य क्या है इसका, तो अन्न पचन करने का कार्य इसका होता है, और आहार रस किट्ट भाग से दूर करने का कार्य इसका रहता है। रंजक पित्त आमाशय, यकृत एवं प्लीहा में देखने को मिलता है, कार्य रक्त धातु की निर्मिति करना। साधक पित्त हृदय में देखने को मिलता है, ज्ञान का रूपांतर स्मृति में करने का कार्य साधक पित्त का होता है। भ्राजक पित्त त्वचा में देखने को मिलता है, जो कि तेज प्राप्त करता है, वर्ण को प्रकाशित करता है, त्वचा को कांतिमान बनाता है और चमकदार बनाने का काम करता है। आलोचक पित्त आंखों में देखने को मिलता है, तो ये कार्य क्या है इसका, तो वस्तु का आकार, रंग का रूप ये देखने को काम में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद पित्त वृद्धि लक्षण देख लिया हमने, तो पित्त बीन मूत्र नेत्र शूत तूड़ रुचि प्रभा अल्प, पित्त बीन मूत्र शूत तूड़ दाह अल्प निंद्रता। ठीक है, ये पित्त की वृद्धि हो गई, मतलब पित्त अगर शरीर में बढ़ गया तो क्या होगा, तो आहार एवं विहार पुरुष मूत्र नेत्रा त्वचा ये क्या हो जाएगी, पीली दिखने लगेगी, त्रुट ताहन बहुत ज्यादा लगेगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, शूत भूख लगेगी बहुत ज्यादा, दाह शरीर का एक भाग, त्वचा का एक भाग बहुत आग करने लगेगा, मतलब उसमें पेन सेंसेशन हमको देखने को मिलेंगे। अल्प निंद्रता, नींद बहुत कम आएगी। वैराज अगर पित्त का क्षय हो गया, पित्त बॉडी में से कम हो गया तो क्या होगा, तो पित्ते मंदो अनल शीत प्रवाहानी, मतलब जठर अग्नि मंद हो जाएगी, अन्न पचन जो रहेगा वो सही से नहीं होगा, शीत मतलब सतत हमको ठंडी बजने लगेगी, प्रवाहानी मतलब त्वचा की जो तेज रहेगी वो कम होगी हमारी। ठीक है, क्योंकि जो कार्य है पित्त का वो क्या है, त्वचा को कांतिमान बनाने का, त्वचा को अट्रैक्टिव बनाने का काम है। तो इस वजह से पित्त का क्षय हो गया, पित्त कम हो गया, तो ये हमको ये पित्ते मंदो अनल शीत प्रवाहानी श्लोक याद कर लीजिएगा, ये चीजें हमको देखने को मिलेगी। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसके बाद का हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है हमारा धातु। ठीक है, तो यहाँ पर हम धातु देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रस धातु है हमारे पास। ठीक है, सो उत्पत्ति देख लेते हैं इसकी। तो रसते रस अच यथमा तो रस धातु यथो तत भावस, मतलब जो धातु हृदय में से सर्व शरीर में सतत वहन करता है उस धातु को रस धातु बोला गया हुआ है। उसके बाद निरुक्ति क्या है इसकी, तो तत्र रस गतो धातु अहर रस गच्छति इति रसा, मतलब रस शब्द गति या गति ये अर्थ से आया हुआ है, शरीर में जो सतत वहन करते रहता है उस धातु को रस धातु कहा गया है। पर्यायी नाम, मतलब मैंने पीछे बताया आपको पर्यायी नाम का मतलब क्या होता है, तो इसका पर्यायी नाम क्या है, तो सौम्य धातु, आहार प्रसाद धातु, रस, आहार तेज, अग्नि संभव और असुरुकर। ठीक है, सो ये इसके पर्यायी नाम हो गए। उसके बाद रस का पांच भौतिक संगठन क्या है, तो रस धातु जल महाभूत प्रधान है, जल का अधिक केस में देखने को मिलता है, और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, मतलब द्रव्य स्वरूप में ये धातु देखने को मिलता है। रस धातु का स्वरूप कैसा है, तो स्निग्ध है, पिच्छिल है, सर है, मंद है, द्रव्य है, शीत है, और उसके साथ साथ कफ के जैसा श्वेत रंग का है। ठीक है, उसके बाद रस धातु का स्रोतस क्या है, तो आचार्य चरक के हिसाब से रस हृदय और दश धमनिया बताया हुआ है, वैराज आचार्य सुश्रुत ने हृदय और रस वायु धमनिया इसका बताया हुआ है। उसके बाद अंजलि प्रमाण की बात कर लेते हैं हम, तो 9 अंजलि प्रमाण बताया हुआ है इसका। अंजलि प्रमाण क्या है कि जो पुराने ज़माने में जब हमारे आचार्य थे, ऋषि मुनि थे, तब उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे मोजने के लिए, तो अंजलि प्रमाण से मोजा जाता था। तो 2 बाहुली मतलब 2 हाथ आपके, उस हिसाब से ये मोज मापन होता था। तो 9 अंजलि प्रमाण इसका बताया हुआ है। रस धातु की निर्मिति कैसी होती है, तो सिंपल वे में समझो कि जो खाना खाते हो आप, जो आहार लेते हो आप, वो आहार में कुछ अमाउंट में रस धातु प्रेजेंट रहता है, मतलब रस का पोषक अंश रहता है। रस का पोषक अंश मतलब रस धातु का कुछ अंश रहता है उसमें। वो क्या होता है कि वो पेट में जाता है हमारे, और पेट मतलब जठार में जाता है, और जठार अग्नि उसका पचन करती है, और जठार अग्नि के साथ साथ रस पोषक अंश जो अंश बचा, जो आहार में रस पोषक अंश है, उससे क्या होता है कि जो रस धातु की अग्नि है, रस धातु की भी अग्नि होती है, वो क्या करती है, उस पर कार्य करती है, और कार्य करने के बाद उसका वो पोष्य रस बनाती है, मतलब मेन रस धातु बनाती है, और रस धातु का मल भी बनाती है। ओके, जो कि है कफ हमारा। ठीक है, अब त्रिधा परिमाण के हिसाब से देखें हमने, तो रस धातु का अग्नि उस पर काम करके रस धातु की उत्पत्ति करती है, रस मल की उत्पत्ति करती है, और साथ ही साथ जो सूक्ष्म रक्त पोषक अंश है उसकी भी उत्पत्ति यहाँ से करती है। ओके, इसके बाद की बात कर लेते हैं हम। शरीर जब साम्य अवस्था में रहता है तब रस धातु की उत्पत्ति क्रम के हिसाब, रस धातु की निर्मित होती है केदार कुल्य न्याय के हिसाब से। अब केदार कुल्य न्याय क्या है, तो आपको पता होगा कि अलग अलग, आपने देखा होगा केदार कुल्य न्याय का एकदम सिंपल मतलब है कि जैसे एक तालाब है, एक बावड़ी है हमारे पास, वेल है, और क्या बोलते हैं उसको, विहीर बोलते हैं मराठी में। तो एक वेल है, तो वो वेल में
जैसे ठिबक सिंचन लगा हुआ रहता है, हर पौधे को बूंद 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 पानी मिलता है, वैसे ही यहाँ पर शरीर में रस धातु के वजह से साम्य अवस्था में जब होमोस्टेसिस रहता बॉडी में, तब इसकी बूंद बूंद से निर्मित होती है केदार कुल्य न्याय के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद खले कोपत न्याय के हिसाब से इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, तो शरीर में जब रस धातु ज़्यादा आवश्यक रहता है, पानी, शरबत, फल रस, ये तत्काल जो खले कोपत न्याय है उससे कैसी निर्मित होती है, तो जैसे रस धातु जब ज़्यादा आवश्यक रहता है, तब पानी हो गया, शरबत हो गई, फल का रस हो गया, इससे तत्काल मतलब अर्जेंटली रस धातु बन जाता है। रस धातु के उपधातु कौन थे, तो स्तन्य और रज यहाँ पर रस धातु के क्या बताए हुए, उपधातु बताए हुए। रस धातु का मल क्या है, तो कफ और लसिका बताई हुई है। रस धातु का काम क्या है, तो प्रीणन जीवन लेको स्नेहो धारण पूर्ण गर्भो उत्पादच्च धातुना श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। ये श्लोक याद ही रहना चाहिए आपको। सो प्रीणन मतलब प्रीणन जीवन लेपन स्नेहन धारण पूर्ण गर्भ उत्पादच्च। जैसे सीरियल से रस रक्त मांस में देना, तो उनका कार्य भी यहाँ पर श्रेष्ठ कर्म बताए हुए हैं। तो रस धातु का काम क्या है, तो प्रीणन देना, मतलब शरीर को प्रीणन करने का काम, पोषण देने का काम रस धातु का यहाँ पर बनता है। ठीक है, सर्व शरीर में इंद्रियों को पोषक तत्वों का पुरोठा करता है ये, मतलब सर्व जितने भी शरीर है हमारा, जितना भी शरीर है उसको और इंद्रिय 5 इंद्रिय है ना, तो उसको पोषक तत्व का पुरोठा करके देने का काम ये करता है, और कार्य क्षमता बढ़ाने का काम भी यहाँ पर रस धातु का है, इसलिए इसको प्रीणन बोला गया हुआ है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, रस क्षय वृद्धि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रस धातु की वृद्धि हो गई, रस धातु शरीर में बढ़ गया, तब क्या होगा, तो रस अपिश्लेष्मवत। ठीक है, सो जो रस अपिश्लेष्मवत क्या है, तो कफ दोष एवं रस धातु का आश्रय आश्रय संबंध होने की वजह से कफ जोश की जैसी वृद्धि होती है, सेम वृद्धि रस धातु में भी देखने को मिलती है। जैसे अग्नि सदन होना मतलब अग्नि माध्य हो जाना, पचन शक्ति कम होना, प्रसेक मतलब मलमल होना, आलस्य होना मतलब आलस्य तो सबको ही होता है, आलस्य समझते हो ना वो। ठीक है, उसके बाद गौरव मतलब शरीर जो है वो जड़ हो जाता है, अति प्रमाण में नींद आती है, शरीर श्रम करने के वजह से, शारीरिक श्रम करने की वजह से धाप लगती है, धाप लगना मतलब सांस बढ़ जाती है हमारी, काश मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आती है, ये कफ वृद्धि के लक्षण है। सेम रस वृद्धि के भी ये लक्षण होते हैं। रस क्षय का क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक याद करना ही है। रसे रोक्ष श्रम शोषोग्लानि शब्द असहिष्णुता। ठीक है, इसका मतलब रस धातु अगर शरीर में कम हो गया तो क्या होगा, तो रोक्षता निर्माण होगी, मतलब बॉडी में ड्राइनेस आएगी, त्वचा, केस और नक ये क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। श्रम मतलब फिजिकल फटीक होगा, शोष मतलब मुख, तालु, जीभ ये क्या हो जाएंगे, तहान लगेंगी इसमें, मतलब प्यास लगेंगी बहुत ज़्यादा, और ये सब सूखे पड़ जाएंगे। ग्लानि मतलब इंद्रियों की कार्य क्षमता कम हो जाएगी, और शब्द असहिष्णुता मतलब आवाज़ एवं गोंगाट हमको सहन नहीं होगा, आवाज़ सहन नहीं होगा हमको ज़्यादा। और रस सारता की बात कर लेते हैं, तो कोई कोई रस सारता भी डाल देता है पेपर में, तो बात कर लेते हैं हम। तत्र सिद्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सुषमा गंभीर सुकुमार सभ्रभेव चतुकत्व सारा नाम सा सारता सुख सौभाग्य श्रेय उपभोग विद्या रोग प्रहर्ष नाम आयुष्य चाष्ट चेष्टे। ठीक है, तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है क्या, तो यस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना ही है। रस धातु का परीक्षण त्वचा एवं केस के स्वरूप में किया जाता है। उत्तम त्वचा, स्निग्ध लक्षण, ताजे तवानी एवं फ्रेश मृदु हमारी त्वचा दिखती है अगर हमारी रस धातु की सारता उत्तम हुई तो। ठीक है, उसके बाद केस, लोम और अल्प संख्या में हमको दिखने को मिलते हैं गंभीर असर। देखो अगर सिंपल है, रस सारता में त्वचा की तुलना की गई हुई है, अगर आपकी रस सारता होगी तो आपका त्वचा बहुत सुकुमार रहेगी, तेजस्वी रहेगी। वेयरएज अगर आपकी मध्यम रही तो त्वचा जो है वो ज़्यादा अच्छी मध्यम रहेगी, और अगर बहुत कम है आपके अंदर रस सारता, तो जो त्वचा है उसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, मतलब बहुत ही वो कैसी होगी, मौनी रहेगी, फिर अल्प नहीं रहेगी, और साथ ही साथ आपकी सुकुमार नहीं रहेगी, तेजस्वी नहीं रहेगी त्वचा। ठीक है, यहाँ पर इतना आपने दिमाग में डाल लेना है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट धातु देखते हैं जो कि है रक्त धातु। रक्त धातु की बात कर लेते हैं हम। तो रक्त धातु की उत्पत्ति कैसी होती है, तो रज रंजने, रज करने मतलब रंग देने वाला, इसको बोला गया हुआ है उत्पत्ति में। निरुक्ति रज रंजने तेन रंजन राग वर्ण युक्त राग कृत च धातु रक्तम इति अर्थो भवंती। मतलब क्या है इसका, ऐसा शरीर भाव जो रंग प्राप्त करके देता है शरीर के अंदर, लाल रक्त का धातु है, उसे हम क्या बोलते हैं, रक्त धातु ऐसे बोलते हैं। इसके पर्यायी नाम क्या है, तो रुधिर लोहित शोणित अस्त्र की अश्रुक शतज। रुधिर सो सॉरी, रुधिर का मतलब जो प्राण को टिका के रखता है, लोहित और शोणित का मतलब रंग प्राप्त करा के देता है, अस्त्र और अश्रुक मतलब अखंड बहते रहता है शरीर में ये
सब तरफ, शतज मतलब जख्म में से बाहर गिरता है, मतलब हमको कुछ चोट लग गई तो ये बाहर गिरता है। रक्त धातु का स्थान क्या है, तो हृदय इसका रक्त धातु का स्थान है और ये वहन करता है। हृदय ये विशेष स्थान बताया गया हुआ है रक्त धातु का। पांच भौतिक संगठन क्या है इसका, तो रक्त तेजो जलात्मकम, मतलब रक्त धातु में तेज एवं जल महाभूत अधिक्य देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम, आचार्य सुश्रुत ने पांचों महाभूत का अधिक्य बताया है इसमें। जैसे कि यहाँ पर श्लोक भी दिया हुआ है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, तो फिर मैं ये श्लोक नहीं पढ़ूंगा, बस आपको महाभूत एवं रक्त के गुण, जैसे इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने बताया हुआ है कि पृथ्वी से रक्त को विस्तृतता मिलती है, जल से द्रव्यता मिलती है, तेज मतलब आग से इसको राग मिलता है, अग्नि से वायु से इसको स्पंदन मिलता है और आकाश से इसको लघुता मिलती है। ठीक है, रक्त धातु का स्वरूप कैसा है, तो तपनीय इंद्रगोप पदुमाल क सन्निभ गुंजा फलन सुवर्ण च विशिद्ध विद्धि शोणितम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे रचना शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो रक्तवाही जो रक्त धातु का स्वरूप है वो कैसा है, तो वो स्वरूप ऐसा है कि ये एकदम इंद्रगोप कीड़े के समान लाल है। अगर इंद्रगोप कीड़ा देखा होगा आपने तो वो एकदम लाल कलर का रहता है, तो वैसे लाल कलर का है। लाक्षा के जैसा इसका लाग रंग रहता है, गुंजा फल के जैसे इसका स्वर्ण प्रमाण के जैसे रंग रहता है। मतलब इसकी तुलना इंद्रगोप कीड़े से की हुई है और साथ ही साथ गुंजा फल सुवर्ण से की हुई है, जो लाल रंग के दिखते हैं हमको। ठीक है, रक्त धातु का गुण क्या है, तो अनुष्ण शीत है, द्रव्य और स्निग्ध है, विशेष गुण असहत है इसका। रक्त धातु का वर्ण कैसा है, तो गुंजा फल के जैसे है, लाल इंद्रगोप कीड़े के जैसे है। रक्त धातु का रस क्या है, तो मधुर है और किंचित लवण है। मधुर मतलब मीठा और किंचित लवण मतलब थोड़ा खारा। ओके, रक्तवाह स्रोतस का यकृत और प्लीहा, रक्तवाह स्रोतस यकृत और प्लीहा आचार्य चरक ने बताया हुआ है, वैराज सुश्रुत ने यकृत प्लीहा रक्तवाही धमनी ये इसका बताया हुआ है। अंजलि प्रमाण इसका 8 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, यकृत प्लीहा रक्तवाही सिरा धमनिया एवं हृदय रक्त धातु के मुख्य स्थान है। ओके, रक्त धातु की निर्मित कैसी होती है, तो एज आई सेड टू यू, जैसे हमने इसमें देखा था रस धातु में, इसमें भी वैसे रहता है। जो खाना खाते हो आप उसमें रक्त धातु पोषक अंश रहता है, उस पर रक्त धातु अग्नि काम करती है और रक्त धातु अग्नि काम करने के बाद उसका क्या बनाती है, वो पोष्य रस धातु बनाती है। मतलब मेन रस रक्त धातु, और उसके साथ साथ उसका मल भी बनाती है। किसका, रक्त धातु का मल भी बनाती है। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम रक्त त्रिधा परिमाण के हिसाब से, तो पोष्य धातु बनता है, धातु का मल बनता है उसके साथ साथ, और साथ ही साथ उत्तर धातु का पोषक अंश बनता है। मतलब मांस का क्या बनता है, पोषक अंश भी यहाँ से बनता है। उसके बाद रक्त के उपधातु की बात कर ले तो कंडरा और सीरा बोला गया हुआ है। रक्त धातु के मल की बात कर ले तो पित्त बोला हुआ है। और रक्त धातु का कार्य जीवन देना है, ये इसका कार्य है। मतलब शरीर आत्मा मन एवं इंद्रियों का सहयोग करके रखना इसका कार्य है। ये सहयोग कायम रहा तभी हम जग सकते हैं, नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकते, ये यहाँ पर बताया हुआ है। कला इसकी द्वितीय कला मानी हुई है, किसकी, हमारे रक्त धातु की द्वितीय कला यकृत प्लीहा एवं रक्तवाह सीरा, इसको आवरण करने वाली जो कला रहती है उसको रक्तधारा कला बोला हुआ है। अब मेन बात यह है कि कला क्या है भैया, तो कला इज नथिंग बट जो आवरण करती है, कवरिंग करती है, उसको ही कला यहाँ पर बोला गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद रक्त क्षय वृद्धि देख लेते हैं हम। तो ये श्लोक मेरे को याद है, तो आपको भी याद ही होना चाहिए। देखो मेरा फर्स्ट ईयर भी खत्म है फिर भी याद है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो रक्त का क्षय की बात कर लेते हैं हम। तो क्षय वृद्धि की बात कर लेते हैं। मतलब शरीर में रक्त बढ़ गया तब क्या होगा, तो रक्त विसर्प प्लीह विद्रदिन कुष्ठवा कुष्ठवातस्थ पित्तस्थ गुल्मपोकाशे कामलः व्यंग अग्निनाश सम्मोह रक्तत्व का नेत्र मूत्रतः। ये श्लोक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि संहिता अध्ययन में भी काम आएगा और क्रिया शरीर में भी काम आएगा, और हो सकता है कि आगे भी आपको ये काम आए। ओके, तो जब रक्त बढ़ जाता है शरीर में तब क्या होता है, तो विसर्प देखने को मिलता है हमको, मतलब डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्किन। उसके बाद प्लीहा वृद्धि मतलब स्प्लीन बढ़ जाती है। विद्रदि कुष्ठ स्किन डिसीजेस, वात रक्त देखने को मिलता है। रक्त पित्त मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर। गुल्म मतलब सूजन आना। उपकुश व्यंग अग्निनाश, अग्निनाश हो जाती है मतलब एनोरेक्सिया, भ्रम देखने को मिल सकता है। नेत्र आंखें। मूत्र, मूत्र मतलब हमारा पेशाब, और त्वचा मतलब हमारी स्किन, ये लाल कलर की हो जाती है। उसके बाद रक्त का क्षय हुआ तो क्या होगा, तो रक्त अम्ल शिशिर प्रीति सीरा शैथिल्य रुक्षता, मतलब रक्त का क्षय होने की वजह से हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो शीरा जो है वो शैथिल्य हो जाएगा। शैथिल्य मतलब वहां पर इलास्टिसिटी कम हो जाएगी शीरा की, और साथ ही साथ अम्ल यही है इसका मेन रीजन। और रुक्षता देखने को मिलेगी। रुक्षता का मतलब क्या होता है कि शरीर में ड्राइनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, रक्त इसके बाद बात कर लेते हैं हम रक्त सारकता की।
लक्षणे तो कर्णाशी मुख जीवा नासोष्ट पाणीपाद तलन कलकलनाट मेहान स्निग्ध रक्त वर्ण श्रीमद राजेष्णु रक्त सारा नाम सा सारता सुख मुदता मेदान मनिस्तुतम सुकुमार्य मन तिबलम उत्क्लेशु सहिष्णुतम उष्णा शयितुतम चाच चेष्टे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। आपको ये कहाँ पर काम आएगा, प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, वाइवा में जब आप एग्जाम दोगे यूनिवर्सिटी के, और अभी के भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम दोगे तो भी आपको सारथा निकालनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक याद होना ही चाहिए। उसके बाद इसका अर्थ देख लेते हैं हम। तो कर्ण नेत्र मुख जीवा मतलब कर्ण एयर्स आईज फेस टंग ओष्ठ मतलब लिप्स पानीपाद मतलब पाल्म और सोल नख ललाट मेहन अवयव रक्त वर्णीय गुलाबी एवं स्निग्ध रहे, तब हमको ये समझना चाहिए कि जो रक्त सारथा है हमारी वो शरीर में अधिकतम है, उत्तम है। वैराज अगर ये कम हुई तो ये समझना चाहिए कि रक्त सारथा हमारी कहीं ना कहीं कम हो रही है, और मध्यम रही तो हमारी रक्त सारथा क्या है, मीडियम है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, गुड। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं हमारा ना, दूसरा हमारे पास है मास धातु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धातु, यहाँ से आपको एलएक्यू बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। मास धातु की उत्पत्ति न मनस दीर्घच्छ, ठीक है, ये होगी मास धातु की उत्पत्ति। ठीक है, मास धातु की निरुक्ति क्या है, तो शरीरस्य पुष्टिकर अवयवच्छादक पेशी स्नायुवादि रूपेण संधिबंधा कुचन प्रसारण अधिकर धातु मास नाम। मतलब जो धातु के वजह से शरीर में विशिष्ट आकार प्राप्त होता है उस धातु को हम मास धातु ऐसे बोलते हैं। पर्यायी नाम क्या है इसकी, तो पिशित तरस पलल क्रव्य आमिष, ये इसके पर्यायी नाम है। ठीक है, दूसरे नाम इसके। मतलब क्या है इसका, तरस मतलब जो हलचल जो हलचल कराता है हमारे बॉडी में, परल मतलब जो हर तरफ फैला हुआ है, क्रव और आमिष मतलब जो कोमड़ी मतलब जो हेन रहती है हमारी, और बोकुड़ मतलब जो बकरा रहता है, गोट रहती है, वो प्राणी के मांस धातु के समावेश के वो मांस धातु का हम आमिष करते हैं, मतलब उसको खाते हैं, इसलिए इसका ये नाम पड़ गया है। ओके, मांस धातु का संगठन क्या है, पांचभौतिक संगठन, तो पृथ्वी महाभूत इसमें आधिक्य देखने को हमको मिलती है। इसका स्वरूप कैसा है, तो ये गुरु है, मतलब बड़ा है, मंद है, मतलब एक ही जगह पर टिक कर रखने वाला है, स्निग्ध है, लक्षण है और सौम्य है। ठीक है, ये हो गए हमारे मांस धातु के स्वरूप। कफ दोष से इसका आश्रय आश्रय संबंध है। व्हाट इज आश्रय आश्रय संबंध, मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेशन है इनका, मांस धातु का और कफ दोष का। ठीक है, अगर चीजें बिगड़ी मांस धातु की तो कफ धातु की भी बिगड़ेगी, कफ धातु की बिगड़ी तो मांस धातु की भी बिगड़ेगी, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, गुड। उसके बाद मांसवास स्रोतस की बात कर लेते हैं हम। तो आचार्य चरक ने स्नायु एवं त्वक इसका बताया हुआ है स्रोतस। आचार्य सुश्रुत ने स्नायु त्वक त्वचा और स्नायु त्वचा और रक्तवाही धमनी बताया हुआ है। ओके, उसके बाद मांस धातु की निर्मिति कैसी होती है, तो रस रक्त की जैसी निर्मिति होती है, वैसी यहाँ पर हमारी मांस धातु की निर्मिति होती है। तो मांस पोषक अंश रहता है हमारे आहार में, जठर अग्नि में जाता है, वो जठर अग्नि में जाने के बाद मांस धातु प्रक्रिया होती है इसके, और स्थायी मांस धातु की उत्पत्ति होती है यहाँ से। और साथ ही साथ क्या होता है, हमारा मल भी बनता है इसका मांस धातु का। ओके, और त्रिधा परिमाण के हिसाब से देखे हमने तो स्थायी किंवा पुष्य मध्य स्थायी, एक तो स्थायी मतलब इधर उधर घूमने वाले मांस धातु की उत्पत्ति होती है, मांस धातु मल की उत्पत्ति होती है, और मेद पोषक अंश मतलब इसके बाद के धातु की क्या होती है, उसका अंश निर्माण होता है। ओके, इसका उत्पत्ति क्या क्या बताया हुआ है, तो दोष धातु मल जब साम्य अवस्था में रहते हैं तब आहार से 10वें दिन पर यह प्रक्रिया सारी खत्म होकर क्या बनता है, मांस धातु की उत्पत्ति होती है। मांस धातु का उपधातु क्या बताया हुआ है, तो वसा एवं त्वच इसका मांस धातु का उपधातु बताया हुआ है। मांस धातु का मल क्या बताया हुआ है, तो खमल ये मांस धातु का उपधातु बताया हुआ है। मांस धातु के कार्य क्या है, तो प्रीणन जीवन लेपन, लेपन जो है इसका कार्य है, मतलब लेपन देना शरीर को, मतलब शरीर के अवयवों को झाँक कर रखने का काम यहाँ पर मांस धातु का होता है। ठीक है, मांस धातु का अस्थि लेपन भी, अस्थि को भी लेपन करता है, और मांसपेशियम के माध्यम से अस्थियों को भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। मांस धातु का धारण करने का काम भी है, रक्षण करने का काम भी है, और साथ ही साथ स्नायु सिरा का लेपन करने का काम है। इन शॉर्ट मांस धातु का कार्य है लेपन करना। मांस धातु का अगर क्षय हो गया तो क्या होगा, तो मांस गंडाभूत ग्रंथि गंडोरधर विद्युता कंठादि मांस च, मतलब वृद्ध अगर मांस धातु बढ़ गया शरीर में तो कौन सी लक्षण देखने को मिलेगी, तो गलगंड मतलब ग्वाइटर, गंडमाला मतलब वही होता है इसका रिलेटेड। उसके बाद अबूर्ध ग्रंथि, ग्रंथि भी यही है। ऊर वृद्धि मतलब जो थाई और मसल है वो बढ़ जाएंगे, थाई के मसल। ऊर वृद्धि मतलब जो पेट रहेगा हमारा वो भी बढ़ जाएगा। कंठा तालु और जीवा, कंठ तालु
जीवा, इसका क्या होगा, इस पे मास बढ़ जाएगा। ओके, मास धातु की अगर गलती से हमारा क्षय हो गया तो क्या होगा, तो मासे अक्षिक्लानी गंड स्पीच का शुष्कता संधि वेदना, मतलब ज्यादा लघु एवं ज्यादा रुक्ष आहार खाने से, अति व्यायाम करने से शरीर में मांस धातु का क्या हो सकता है, क्षय हो सकता है। ठीक है, तो अक्षग्लानी मतलब बल कम हो जाएगा। गंड स्पीक प्रदेश, गंड मतलब चीक्स, ओके, ये स्पीक प्रदेश और अवयव के मांसपेशियों का आकार कम हो जाएगा, और साथ ही साथ संधि में वेदना देखने को मिलेंगे, ज्वाइंट्स में वेदना देखने को मिल सकते हैं। मांस सारता क्या है हमारी, तो शंख ललाट कृकाटिका अक्षिगंड हनुग्रीवा स्कंदोदर कक्ष वक्ष पानीपाद संदय स्थिर गुरु शुभ मास पेशिता मास साराणाम सा सारता क्षमा ग्रोतिल्य आलोक्य वित्त विद्या सुकुमार्जव आरोग्य बल आयुच दीर्घम आचेष्टे। मतलब मास धातु उत्तम सारथे में रहा तो कब रहेगा वो, तो शंख प्रदेश हो गया हमारा, ललाट प्रदेश हो गया, कृकाटिका हो गया मतलब मान का पीछे का भाग, गंड हो गया, गाल हो गए, हनु हो गया, ग्रीवा हो गई मतलब मान हमारी, स्कंद हो गया, कांधे हो गए हमारे, वक्ष पानी पाद, ये सब अवयव अपुचित मतलब वेल नरिष्ट रहेंगे, और गुरु रहेंगे मतलब बड़े रहेंगे और स्टेबल रहेंगे, तब हमने समझ जाना चाहिए कि भाई हमारे में मांस सारथा बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब उत्तम है। और उत्तम मांस सारथा रही हमारे में तो हम क्षमा करेंगे दूसरों पे, घृति दिखाएंगे मतलब प्रेशन दिखाएंगे, और साथ ही साथ आलोक्य मतलब मानसिक स्थिरता हमारे में रहेगी। और इसी का अगर मध्यम रहा हमारे शरीर में तो इसके मीडियम साइड रहेगा, ये सब मध्यम रहेगा। और अगर हीन हो गया मतलब कम हो गया, ये मांस सारता कम है हमारी बॉडी में, तब क्या होगा, मांस सारता कम होने की वजह से हमारे को ये सारी चीजें क्षमा करना, गुर्ती, पेशेंस और आलोक्य मतलब मानसिक स्थिरता, ये सब कम हो जाएगी। और ऊपर जो बताया मैंने खांधे हो गए हमारे, पानीपाद हो गया, और सब हो गया, मांसपेशी का आवरण हो गया, ये सब क्या होगा, हीन व्यवस्था में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मांस धातु भी कवर अप हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा रसरक्त मांस मेद है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं हम मेद धातु की। तो उसकी उत्पत्ति क्या है, तो बधे मेदायश्च सक भाव सेट मेदति तेश्च मेदष्टि, मतलब शरीर का जो स्नेहन करके देने वाला, और लौचिकता मतलब फ्लेक्सिबल पना देने वाला जो धातु है हमारे शरीर में, और संरक्षण करने वाला जो धातु है शरीर का, वो कौन सा धातु है, तो मेद धातु है। मेद धातु की निरुक्ति क्या है, तो मेदेति स्नेहति अनेन इति मेधा, मतलब शरीर का जो स्नेहन देता है, शरीर को जो स्नेहन कराता है, स्नेहन मतलब जो उसमें चिपचिपापन डालता है, वो मेद धातु है हमारा। ठीक है, पर्याय नाम मासज, मतलब मासज और मास्तेज, मतलब मेद धातु के बाद इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, मासज और मास्तेज। अस्थिकृत मतलब अस्थि को बनाता है, इसके बाद अस्थि धातु बनता है, तो इसका नाम क्या हो गया, अस्थिकृत, ऐसे भी बोल सकते हैं। वपा वसा, मतलब ये मेद स्निग्धता के वजह से ये नाम इनको दिया गया हुआ है। पंचभौतिक महासंगठन क्या है इसका, तो जल और पृथ्वी का महाभूत का अधिक इसमें देखने को मिलता है। आचार्य चरक ने जल महाभूत प्रधान इसको बताया हुआ है। मेद धातु का स्वरूप क्या है, तो द्रव्य है, स्निग्ध है, मृदु है, गुरु है, स्थिर और श्लक्षण है। मेद वह स्त्रोतस क्या है, तो वर्क वफाहन चरक ने बोला हुआ है, रटी और व्रक ये आचार्य सुश्रुत ने बोला हुआ है। वैराज अंजलि प्रमाण देखे इसका, तो 2 अंजलि प्रमाण है। अंजलि प्रमाण मैंने समझा दिया है आपको पिछले धातु में। उसके बाद मेद धातु की निर्मित एज एन यूजुअल वैसी होती है, मेद पोषक अंश रहता है, उस पर मेद आहार में मेद पोषक अंश रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मेद धातु अग्नि प्रक्रिया करती है उस पर, जठार में जाने के बाद मतलब स्टमक में जाने के बाद, वो स्टमक में जाने के बाद स्थायी मेद धातु की उत्पत्ति होती है। और मेद धातु पोषण के उद्देश्य क्या है, मेद धातु का पोषण क्यों जरूरी है हमारे बॉडी में, तो ये मेद धातु जो है वो झीज भर के निकालता है हमारी, मतलब जो शरीर में जितना भी हमारा एक्सर्शन हुआ है, जितना भी बॉडी में जितना भी कैटाबॉलिज्म हुआ है, वो कम करने का काम ये करता है। मेद धातु को शरीर में ये इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, मेद धातु के लिए आवश्यक घटक कौन से है, तो मेद पोषक आहार है, मेद वह स्रोतस की साम्य अवस्था है, और साथ ही साथ मेद धातु अग्नि की साम्य अवस्था है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम आहार रस में मधुर रसात्मक एवं स्निग्ध आहार घटक से मेद धातु की उत्पत्ति यहाँ पर होती है खलिक उपन्याय के हिसाब से। उसके बाद मेद धातु का त्रिधा परिमाण देख लिया हमने, तो स्थायी उपधातु बनता है सबसे पहले, और पोष्य मेद धातु बनता है। मेद धातु का मल बनता है जो कि स्वेद है, और अस्थि पोषक अंश यहाँ पर बनता है। उसके बाद मेद धातु का काल क्या है, तो दोष धातु मल ये अगर साम्य अवस्था में रहे, होमोस्टेसिस में रहे, तब मेद धातु 15वें दिन पे हमारा बन जाता है। मेद धातु का उपधातु क्या है, तो मेद धातु का उपधातु यहाँ पर स्नायु बताया हुआ है। मेद धातु का मल क्या बताया हुआ है, तो स्वेद मेद धातु का मल बताया हुआ है।
मेद धातु की कार्य क्या है, तो मेद धातु की कार्य यहाँ पर स्नेहन है। ओके, पहले ही श्लोक बोल दिया है मैंने, प्रीणन जीवन लेपन स्नेहन धारण पूर्णे गर्भो उत्पादच्य श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। तो ये श्लोक याद रहना चाहिए। तो स्नेहन इसका महत्वपूर्ण कार्य है। स्नेहन देना मतलब ये शरीर को स्निग्धता प्रदान करता है, लवचिकता प्रदान करता है, जिसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, मार्दवता प्रदान करता है, मतलब सॉफ्टनेस देता है बॉडी को, ठीक है, और दृढ़ता भी देने का काम करता है। मेद का श्रेय हुआ तो क्या होगा, तो तद्वत मेदस्तथा श्रमम अल्पी अपि चेष्टिते श्वास स्पीक स्तनोदर लंबनम। मतलब मेद वृद्धि के वजह से हमको दिखने वाले लक्षण क्या क्या है, तो थोड़ा भी श्रम किया हमने तो हमको क्या होगा, पेट में जो साठे हुआ हमारा चर्बी रहेगी ऊर प्रदेश में, उसमें दम लगने लगेगा उस वजह से। स्पीक स्तनोदर लंबनम, मतलब जो स्पीक प्रदेश है, स्तन प्रदेश है और उदर प्रदेश है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ठीक है। ये उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, क्या होगा, मेद वृद्धि की वजह से शरीर में वजन बढ़ने को स्टार्ट हो जाएगा। मेद वृद्धि के वजह से स्थौल्य मतलब मोटापा, हृदय रोग मतलब हार्ट डिसीजेस और प्रमेह मतलब डायबिटीज जैसे विकार भी होने की बहुत ज्यादा क्षमता बढ़ जाती है। मेद का क्षय हुआ तो क्या होगा, तो मेदसी स्वप्न कट्या प्लीहा वृद्धि कृशांगता, मतलब कटी स्वाप होगा, प्लीहा वृद्धि होगी, कृशांगता होगी, और ये सब हमको लक्षण देखने को मिलेंगे। कटी स्वाप मतलब कटी प्रदेश जो है हमारा, वहां पर मेद वास्तुतस का मूल स्थान कटी प्रदेश का मेद का क्षय होगा, कंबर प्रदेश दुर्बल हो जाएगी हमारी, और कटी प्रदेश मतलब बधिर होने लग जाएगा। कटी प्रदेश मतलब क्या होता है, ये वाला, ओके। उसके बाद प्लीहा वृद्धि मतलब उदर, उदर में मेद का क्षय होने की वजह से क्या होगा, तो उदीर परीक्षण देखने को मिलेगा, प्लीहा पाल्पेबल हो सकती है, इसके वजह से प्लीहा की वृद्धि हो जाएगी, मतलब जो स्प्लीन है वो बढ़ जाएगी मेद वृद्धि की वजह से। मेद सारथा क्या है, तो उत्तम सारथा कब मानेंगे हम मेद की, तो उत्तम सारथा हम तब मानेंगे वर्ण स्वर्ण नेत्र केश लोम नख सॉरी मुख, वर्ण स्वर नेत्र केश लोमन दंतोष्ट मूत्र पुरुषेषु विषेत स्नेहो मेद सारानाम सा सार्थ वित्त ऐश्वर्य सुख भोग सुख भोग प्रदानान आज आजर्व सुकुमार उपचारताम चाच चाच चेष्टे, ठीक है। ज्यादा स्पीड में बोलने की वजह से गलती हो रही है, चलो स्लो लेता हूँ। वर्ण स्वर्ण नेत्र केश लोम दंतोष्ट मूत्र पुरुषेषु विशेषत स्नेहो मेद सारानाम सार्थ वित्त ऐश्वर्य सुखोपभोग प्रदानानि आजर्व सुकुमार उपचारताम चाच चाचेष्टे, ठीक है। तो जो व्यक्ति में मेद धातु स्नेहन का कार्य उत्तम हो, ऐसे व्यक्ति में मेद धातु सार्था उत्तम रहेगी। स्नेहन का कार्य जो धातु का स्नेहन का जो कार्य है वो उत्तम जिस व्यक्ति में है, उसकी मेद सारता क्या रहेगी, उत्तम रहेगी। उसके बाद उत्तम मेद सारता के व्यक्ति में वर्ण नेत्र केश, वर्ण मतलब कलर, नेत्र मतलब आंखें, केश मतलब आपके बाल, त्वचा के लोम, ये नख दंत, नख मतलब नख और दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब होठ आपके, ये अवयव स्निग्ध रहेगा हमेशा, समझ में आया। उत्तम मेद सारथा में आवाज गोड़ रहेगी, मतलब आवाज बहुत ज्यादा मीठी रहेगी और स्निग्ध रहेगी, ओके, समझ में आ गया। इसी के अपोजिट आप सब कर लीजिएगा, उत्तम मेद सारथा में मूत्र एवं पुरुष स्निग्ध रहेंगे, पुरुष में सॉफ्टनेस रहेगी, स्वरूप सॉफ्ट रहेगा उसका, पुरुष वृद्धि प्रवृत्ति मतलब जो मल रहता हमारा, जो भी स्टूल रहता वो कठिन नहीं रहेगा। मेदसार व्यक्ति में त्वचा केश ओठ ये बहुत ज़्यादा स्निग्ध रहेंगे और कभी भी ड्राई नहीं होगी, ओके, त्वचा एवं होठ फूटेंगे नहीं। उत्तम मेद सारथा व्यक्ति में नम्रता रहेगी, उत्तम मेद सारथा के व्यक्ति में आयुष्य पर अनुकूल, ऐसा श्रीमंत रहेगा वो, मतलब जितना पैसा है उतना पैसा उसके पास रहेगा, सुख संपत्ति की जो साधन रहेगी वो बराबर से उसके पास रहेगी, ओके। यह व्यक्ति में व्यायाम वमन एवं तीक्ष्ण उपचार करने की जरूरत हमको गिरती है। इसी के विपरीत अगर मध्यम सारथा रहे तो सब मध्यम रहेगा और हीन रहा तो ये सब हीन हो जाएगा। इज इट क्लियर। यहाँ पर हमारा आयुर्वेदिक पार्ट खत्म होता है, इसके बाद मॉडर्न पार्ट हम देख लेंगे। बिना किसी देरी के मॉडर्न पार्ट स्टार्ट करते हैं हम हमारा। जिसको मॉडर्न की नोट्स चाहिए वो भी मेरे को कांटेक्ट कर सकता है 7887559633 ये नंबर पे। फर्स्ट टर्म के
नोट्स आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे, क्रिया शरीर के पूरे, ठीक है। और अगर पूरे नोट्स लेने होंगे तो 100 रुपीज़ में आपको वो पूरे मिल जाएंगे, ओके, फर्स्ट ईयर के। सो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? तो मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी, मतलब जो कांस्टेंट टेम्परेचर हमको बॉडी में बनाए रखना है, उसी चीज़ को यहाँ पर क्या बोला हुआ है? होमियोस्टेसिस, ठीक है। उसके बाद वर्ड किसने दिया था ये होमियोस्टेसिस? वाल्टर कैनॉन ने ये वर्ड दिया था यहाँ पर, ओके। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। तो ECF मतलब एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड जो रहता है बॉडी में का, उसको मेंटेन करके रखना उतना ही, और जो फ्लूइड आउटसाइड सेल के आउटसाइड रहता है उसको मेंटेन करके रखना, साथ ही साथ उसमें ब्लड आ गया, और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ गया, मतलब जो दोनों सेल के बीच में का फ्लूइड रहता है, और ब्लड मतलब ब्लड तो पता ही होगा। तो ये फ्लूइड को मेंटेन करके रखना, जो कि न्यूट्रिएंट हो गए, आयंस हो गए, और ऑल अदर सब्सटेंसेस हो गए, इनको मेंटेन करके रखने का मतलब ये होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, ओके। हेल्दी लिविंग रही, और हेल्दी लिविंग ऑफ ऑल लार्ज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट बिटवीन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, ठीक है। इफ डेविएट सफर बाय माल फंक्शन और डिसफंक्शन। सिंपल वे में समझो, हेल्दी लिविंग बींग है एक लार्ज ऑर्गेनिज्म, उसका बॉडी में का टेम्परेचर अगर, सॉरी, उसके बॉडी का कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट अगर सही रहा, तो फिजियोलॉजिकल लिमिट के हिसाब से रहा, तब वो क्या रहेगा? हेल्दी रहेगा। इफ़ इट इज़ डेविएट मतलब इधर उधर गया वो, तो क्या हो जाएगा? माल फंक्शनिंग हो जाएगी और डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, ठीक है। सो रोल क्या होता है? वेरियस सिस्टम का रोल होता है इसमें, होम्योस्टेसिस में वो प्ले करता है। तो फंक्शन ऑफ ईच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, मतलब जितने भी सिस्टम है हमारी बॉडी में, सारे के सारे वो काम करते हैं किस चीज़ को लेकर? तो इंटरनल इन्वायरमेंट को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए वो काम करते रहते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये न्यूट्रिएंट लेता है और बॉडी में ब्लड को देने का काम करता है, जिसके वजह से क्या होता है? बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ब्लड को मिलता रहता है और इससे एनर्जी मिलती रहती है। वेराज रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर ले हम, तो ये रिस्पॉन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, जिसके वजह से क्या होता है? वाटर बैलेंस और एसिड बैलेंस और टेम्परेचर ऑफ बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर ले तो एक्सक्रीट करने का काम करता है यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट को, और इसमें किडनी रिस्पॉन्सिबल रहती है, और साथ ही साथ ये मेंटेन करता H2O बैलेंस को, मतलब वाटर को, और ओस्मोलैरिटी को भी ये बैलेंस करता है। उसके बाद ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ले तो ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इस वजह से क्या होता है? तो सिंपल बात है, इस वजह से न्यूट्रिएंट सारी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड, मतलब सारी बॉडी को फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम इसका रहता है। इंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या रहता है? तो ये सीक्रेट होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड मेनी हार्मोन से, और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम ये करते हैं। स्केलेटल मसल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्केलेटल मसल्स क्या करती है? तो ये मेंटेन और हेल्पिंग द ऑर्गेनिज्म टू मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मतलब फूड के लिए इधर से उधर जाने के लिए, और साथ ही साथ डैमेज को कंट्रोल करने के लिए स्केलेटल सिस्टम काम करती है। और नर्वस सिस्टम का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो CNS है वो पूरा के पूरा क्या करता है? कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। उसके बाद 3 कंपोनेंट होते हैं होम्योस्टेटिक सिस्टम में। होम्योस्टेटिक सिस्टम में वो कौन से हैं? तो सबसे पहले है डिटेक्टर, मतलब कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हुई तो डिटेक्टर क्या करेंगे? वो एक्टिविटी को डिटेक्ट करेंगे और सिग्नल भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा? तो सिंपल समझो आप, कंट्रोल सिग्नल जो सेंसरी रिसेप्टर से जो मैसेज आया हुआ है वो कैरी करेगा, और उस पर इमिडिएटली कुछ एक्शन लेगा, और एक्शन वो कमांड भेजेगा किसको? इफेक्टर को। इफेक्टर क्या करेगा? जो कमांड रिसीव हुआ है उसका, वो एक्सेलरेट करेगा और इनहिबिट करेगा सारी एक्टिविटीज़ को, और रिस्टोर करेगा यहाँ पर सारी चीज़ों को, ओके। मैकेनिज्म एक्शन कैसे होता है? तो सबसे पहली चीज़, मैकेनिज्म एक्शन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहली चीज़ अपन देखेंगे ये कब एक्टिवेट होते हैं। तो याद रखो, जब बॉडी नॉर्मल स्टेट में रहती है तब तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर डेविएशन आ गया, ठीक है, डेविएशन मतलब इधर पॉजिटिव हुआ है या फिर निगेटिव हुआ है, ये नॉर्मल रेंज है आपकी, हाथ दिख रहा है मेरा, ये नॉर्मल रेंज है।
इफ यहाँ से ये डेविएट करा, ज़्यादा हो गया, और ये और समझो कम हो गया, तब क्या होगा, डेविएशन आएगा। डेविएशन आया तो हमने पीछे ही देखा कि सेंसर एक्टिव हो जाएगा बॉडी में, क्या जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर क्या करेंगे, कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। वो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इफेक्टर के पास जाएगा, ठीक है, और कंट्रोल सेंटर कमांड देगा और इफेक्टर के पास जाएगा, और वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और ये करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, हमको मिल जाएगा। ओके, सो अब ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, तो सिंपली वे में समझो आप कि अरेस्ट करना, चीज़ों को कम करना और इफेक्टर को निगेटिव फीडबैक देना, इस चीज़ को हम बोलते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैं सिंपल वे में समझाता हूँ आपको। अगर कोई चीज़ बॉडी में बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है, तो क्या होगा तब, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं कि टीएसएच ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है, तो टीएसएच ज़्यादा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, टीएसएच पे एक्ट करेगा, और टीएसएच पे एक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उसको कम करेगा, ठीक है, मतलब रेगुलेट करेगा। ओके, और अगर ये बढ़ गई तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू होगा, दोनों तरफ भी निगेटिव, मतलब डेविएशन आया, तो डेविएशन आने के बाद क्या होगा, अगर बढ़ रहा है तो उसको घटाने का काम होगा, और कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का काम करेगा। यही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक और बार सुनो, बढ़ रहा है तो इसको घटाने का काम, ये हो गया निगेटिव, निगेटिव फीडबैक हो रहा है नहीं, और अगर कम हो गया है तो उसको बढ़ाने का काम करना हो, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, बढ़ रहा है तो और बढ़ाना, कम हो रहा है तो और कम करना, ये क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। समझो, थोड़ा ध्यान दो, बढ़ रहा है तो और बढ़ाना, कम हो रहा है तो और कम करना, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब इंक्रीज करना, जो एक्टिविटी हो रही है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, ये लेस कॉमन है, और मोर कॉमन क्या है, तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। याद रखो, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बोली है। सो जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, और हमारे पास एक और चीज़ है, वो है डिलीवरी के टाइम में, पार्चुरेशन के टाइम में, और मिल्क इंजेक्शन के टाइम में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म ये ब्लड क्लॉटिंग में कैसे काम करता है, तो जैसे हमारा 3 स्टेजेस रहती, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करता थ्रोम्बिन को, फैब्रिनोजन एक्टिव करता फैब्रिन को। ठीक है, सो ये हमारे पास इंजाइम हो गए, ये इंजाइम एक्टिवेट करने वाले हैं ये चीज़ों को। ओके, सो जैसे ही हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर ये चीज़ें बढ़ती जाएगी, वेरास कम होने की जगह। ठीक है, सो यही है ब्लड क्लॉटिंग। वेरास प्लासा जब डिलीवरी होती है हमारी, तो डिलीवरी में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस है वो बढ़ जाता है, मूवमेंट बढ़ जाती है, डायलेशन होता है सर्विक्स का, और ये स्टेजेस बढ़ते जाते हैं, किसके वजह से, तो रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भेजते रहता है कंट्रोल सेंटर हमारा ऊपर का, और ये बढ़ते रहता है। ये मैकेनिज्म क्यों ही क्या बोला हुआ है, तो ये मैकेनिज्म को भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ गया होगा आपको, आई थिंक। चलो, now let's talk about our next topic, that is physiology of respiratory system। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहीं पर भी दिखा आपको, तो पहले आपको आयुर्वेद पार्ट थोड़ा लिखना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आयुर्वेद पार्ट कैसा है इसका, तो हवा का प्रवेश, जो हवा रहती है हमारी बाहर की, वो फुफ्फुस में होना, मतलब लंग्स में होना, इसी चीज़ को क्या बोला हुआ है, क्लोम। क्लोम बोलते हैं ना फुफ्फुस को संस्कृत में, तो क्लोम में होना, ये आयुर्वेद श्वसन प्रक्रिया है हमारी। तो श्वसन प्रक्रिया में मेनली 2 चीज़ें होती है, एक निश्वास मतलब श्वास का प्रवेश होना, और एक उच्छ्वास मतलब श्वास का निर्गम होना, श्वास बाहर जाना। ठीक है, श्वास प्रवेश में सहभाग कौन कौन करता है, कौन से अवयव इसमें पार्ट लेते हैं, तो घ्राण मतलब नासा हमारी, नाक, कंठ प्रदेश मतलब फेरेंक्स, कंठ नाड़ी मतलब ट्रकिया, उसके बाद अपस्तंभ मतलब वातवाह नाड़ी, ब्रोंकियस, फुफ्फुस मतलब हमारे लंग्स मतलब क्लोम। तो वात प्रकोप मतलब अगर व्यक्ति वात प्रकोपित हो गया है, वात का इसमें ज़्यादा अधिक्य देखने को मिल रहा है, वात से कुपित हो गया है, तो तब जो कौवा रहता है ना हमारा, उसके वायु में से वैसी आवाज़ आएगी, मैं सांस ले रहा हूँ तो कौवे जैसी आवाज़ आएगी। ठीक है, और पित्त से अगर मैं प्रकोपित हो गया हूँ तो मेंढक के जैसी आवाज़ आएगी। ठीक है, और कफ का अगर प्रकोप हो गया है तो जो बेंडुक रहती है ना, उसके जैसी आवाज़ आएगी हमारे। ठीक है, जो खून में। ओके,
फुफ्फुस शोणितफेन प्रभाव, मतलब जो फुफ्फुस है उसकी उत्पत्ति शोणितफेन से होती है गर्भ में, ठीक है। गर्भ शारीर भी देखेंगे हम वन शॉट, वो रचना शारीर में देखेंगे। स्थान इसका ऊर स्थान है। दोष इसमें उदान प्राण और अवलंबक कफ देखने को मिलता है। धातु इसमें रस रक्त मांस और अस्थि का अधिक्य यहाँ पर होता है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मॉडर्न पार्ट की। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन टेकन इन एंड CO2 गिवन आउट। ओके, सिंपल है। रेस्पिरेशन एक ऐसी मेथड है, मैं समझाऊंगा नहीं है, बहुत इजी है यार, ये तो नीट में भी पढ़ा हुआ है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, तो एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एग्जांपल ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ओके, इसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। और इंटरनल मतलब इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसको इंटरनल बोला जाता है। और एक्सटर्नल का मतलब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होना ब्लड और लंग्स के बीच में। याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन, तो नोज में क्या क्या होगा आपको पता ही होगा, तो मैं फिर भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि जो पार्टिकल्स म्यूकस लेयर रहेगी, सिलिएटेड इपिथेलियम कॉलमनार सेल देखने को मिलेंगे, जो क्या काम करेंगे, जो म्यूकस रहता है, जो गंदगी रहती, जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, वो बाहर निकालती है नोज, है ना। इसमें हेयर रहते हैं फाइन लाइक, जो क्या काम करती है, हमारा जो एयर को प्यूरिफाई करने का काम करती है। फेरेंक्स में नोज के ज़रिए क्या जाता है, एयर जाती है। फेरेंक्स में जाने के बाद लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स इज़ नथिंग बट अ वॉइस बॉक्स, क्या बोलते हैं उसको, वॉइस बॉक्स रहता है हमारा। ट्रकिया, यहाँ पर जो वो रहती है, वो डिवाइड करती है दो ट्रकिया में, ब्रोंकस बनता है उससे, और ब्रोंकस के बाद ये लंग्स में जाती है। अल्वोली, मतलब अल्वोली में जाती है फाइनली। और अल्वोली इज नथिंग बट द एक्सचेंज पार्ट ऑफ लंग्स, ठीक है। ये याद रहेगा, नीट का ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप पेपर देखोगे ना फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट टर्म में तो डिटेल में पूछ सकते हैं टीचर, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के पेपर रहते हैं ना, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, फॉर श्योर नहीं पूछा जाता। 3 साल के पेपर एनालिसिस के लीजिएगा, आपके पिछले बैच के अभी भी पेपर हुए, वहाँ पर देखोगे आप, तो क्वेश्चन में ऐसी स्पेसिफिसिटी नहीं रहती मॉडर्न के, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन दिस। ऐसे नहीं पूछा जाता है कि अल्वोली में का यही फीचर एक्सप्लेन करो, ठीक है। सो जो अल्वोली रहती है उसमें एक सिंपल बात याद रखो कि स्क्वामस इपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। और इसमें हमको ये भी देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर क्या लगी हुई रहती है, हमारी स्क्वामस इपिथेलियम रहती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। और एक और चीज़ याद रखो कि ये पूरे के पूरे कंडक्टिंग पार्ट है एक्सेप्ट अल्वोली। अल्वोली इज एक्सचेंजिंग पार्ट, वेयर एज ऑल अदर आर कंडक्टिंग पार्ट। ओके, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसमें इंस्पिरेशन देखने को मिलेगा। इंस्पिरेशन में इंक्रीज साइज एंड वैल्यू और पैसिव प्रोसेस है ये इंस्पिरेशन, वेयर एज जो एक्सपिरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी साइज यहाँ पर और वॉल्यूम, और ये एक्टिव प्रोसेस है जहाँ से एयर लीव करेगी। मसल ऑफ एक्सपिरेशन रेस्पिरेशन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ व्यू MCQs। तो इंस्पिरेटरी मसल के प्राइमरी मसल कौन से हैं, तो डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है। वेर एज एसेसरी कौन से हैं, तो स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड और पेक्टोरलिस और इंटीरियर सेराटाई। ये क्या क्या है, ये मसल रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंट एसेसरी मसल है। उसके बाद एक्सपिरेटरी मसल कौन से हैं, तो प्राइमरी है इंटरनल इंटरकोस्टल, और एसेसरी कौन सा है, तो एब्डोमिनल। ओके, कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं करते, तो इसमें इलास्टिक्स प्रॉपर्टी रहती बहुत ज़्यादा, और सरफेस टेंशन यहाँ पर बराबर से रहता। साथ ही साथ फैक्टर कौन से ऐसे हैं जो हमारे कोलैप्स करने से बचाते हैं, तो इंटरप्लूरल प्रेशर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ सरफेक्टेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंटरप्लूरल प्रेशर क्या रहता है, तो एग्जिस्ट बिटवीन प्लूरल कैविटी, ऑलवेज निगेटिव रहती है। तो एट द एंड ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन -6 mm, बोला ना मैंने अरे यार, हाँ, बोला ना मैंने अभी कि ये ऑलवेज निगेटिव रहती है इंटरप्लूरल प्रेशर। तो 760 mm रहता है हमारा ये। तो नॉर्मल एट द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन के टाइम में -6 mmHg हो जाता है ये। तो कितना होगा आप मेरे को बता कीजिएगा, 754 mmHg रहता है। उसके बाद एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन के टाइम में -2 mmHg होता है। 760 -2 मतलब 758 ये हो जाता है। इंटरनल एल्वोलार प्रेशर
ये एग्जिस्ट बिटवीन एल्वोली ऑफ लंग्स। तो एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद नॉर्मल, तो ये 759 हो जाता है, -1 mmHg। और एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो ये +1 mmHg हो जाता है, मतलब 761 ये हो जाता है। फिजियोलॉजी ऑफ इंस्पिरेशन, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब इंस्पिरेशन की फिजियोलॉजी क्या है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है यहाँ पे, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल देखने को मिलता है, जो कि एक्सपांशन करता है लंग्स का। ओके, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कैसी टेक प्लेस करती है, तो अल्वोली हैज़ अल्वोलर पार्ट जो कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में काम आता है, कैपिलरी पार्ट जो ब्लड सप्लाई करता है, एंडोथेलियम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्वोली के बारे में आपको पूछ सकते हैं। गुड। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर है जो डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन कैपेसिटी से, सोलेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन से, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन कैपेसिटी से, मॉलिकुलर वेट जो रहता है किसी चीज़ का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे डिफ्यूजन कैपेसिटी से, और थिकनेस जो रहती है, जितनी कम थिकनेस रहेगी मेम्ब्रेन की उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अगर थिकनेस ज़्यादा तो डिफ्यूजन कैपेसिटी कम। ओके, यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, एक और बार पढ़ लीजिएगा। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड डिफ्यूजन ऑफ CO2, तो पार्शियल एटॉमिक प्रेशर ऑफ CO2 कितना रहता है, तो 0.3 mmHg, वेर एज O2 का 159 mmHg रहता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ AV मतलब अल्वोली का कितना रहता है, तो 40 mmHg रहता है, वेर एज O2 का कितना रहता है, 104 mmHg यहाँ पर रहता है। पार्शियल प्रेशर गैसेस का 6 mmHg रहता है, वेर एज O2 का यहाँ पर 55 mmHg रहता है। वेर एज पार्शियल प्रेशर टिश्यू में CO2 का कितना रहता है, तो 46 रहता है, लेकिन 45 भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। और यही O2 का कितना रहता है, तो 40 mmHg रहता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या रहता है, तो ये बहुत बार पढ़ लिया होगा आपने, पिछले साल भी पढ़ा होगा नीट में। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या रहता है, तो CO2 आउटपुट डिवाइडेड बाय O2 अपटेक। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का कितना रहता है, ये 1 रहता है, फैट का 0.7 रहता है, वेराइज प्रोटीन का 0.803 रहता है, और बैलेंस डाइट का 0.825 रहता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 गैसेस कैसे होते हैं, तो फिजिकल सोल्यूशन 3% से होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन करके O2 97% बहता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात कर ले तो डिजॉल्व गैसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद डिजॉल्व गैस से होता है, बाइकार्बोनेट से होता है, कार्बो अमोनियम हीमोग्लोबिन से होता है। वेर एज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, तो अगर शिफ्ट हुआ राइट को तब क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर राइट को शिफ्ट होता है तब क्या होगा, तो CO2 का लेवल बढ़ा रहेगा, PO2 का लेवल कम हुआ रहेगा, मतलब पार्शियल प्रेशर CO2 का बॉडी में बढ़ा हुआ रहेगा, तब ये राइट को शिफ्ट करेगा। और O2 का अगर कम हुआ O2 कम हुआ रहेगा, इसमें H+ आयन बढ़े हुए रहेगा और टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा। वेराज शिफ्ट करा लेफ्ट को ये, तो CO2 कम रहेगा, O2 ज़्यादा रहेगा, H+ आयन कम रहेंगे, और साथ ही साथ टेम्परेचर यहाँ पर कम रहेगा। यहाँ पर ये हमारा खत्म होता है। ब्लड के बारे में पढ़ेगी, ठीक है, जो ह्यूमन ब्लड है हमारा उसके बारे में, उसकी फिजियोलॉजी यहाँ पर देखेंगे हम। ठीक है, अब ये हीमोपोएटिक का मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो मतलब होता है हीमोग्लोबिन हमारा। ठीक है, हीम है ना, हीमोग्लोबिन सिस्टम मतलब जो ब्लड का सिस्टम है। अब जो ब्लड है वो किससे मिल के बना होता है, हीमोग्लोबिन से। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, है ना, पढ़ा होगा आपने ये बहुत अच्छे से। तो देखेंगे हम धीरे धीरे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम ब्लड के फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो आ रही है हमारे पास वो क्या है, ब्लड के फंक्शन क्या क्या है। तो ब्लड के फंक्शन क्या क्या है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम, साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम। ठीक है, प्रोसीड मॉलिक्यूल, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ये सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बॉडी में पीएच मेंटेन करने का काम करता है। पीएच तो आपको पता है क्या होता है, ऑस्मोसिस भी आपको पता है क्या है, तो ये ऑस्मोसिस और पीएच दोनों को रेगुलेट करने का काम भी करता है। ये देखो, ये रिवीजन टाइप है, सिर्फ रिवीजन टाइप, आप सुन के लो, ये दिख रहा होगा आपको, ये लिख लो और इसको इलेबोरेट करो, बस इनफ है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम ये करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस, जो फॉरेन सब्सटेंसेस है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और क्लॉट फॉर्मेशन का भी काम ये करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस, यहाँ पे कौन आएगा,
WBC आएगा। वेयर एज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? बहुत सारे फैक्टर करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, लेकिन उसमें से एक फैक्टर हमारा ब्लड भी है। आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा दिक्कत जा रही है बोलने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्दी है मेरे को, और साथ ही साथ पूरा आंग ऐसे दुख रहा है। ओके, कोई नहीं, चलो देखते हैं हम। तो रेस्पिरेटरी सबसे चीज़ आती है हमारी, रेस्पिरेटरी। तो ब्लड में फंक्शन क्या क्या है, तो आज ब्लड के फंक्शन देख लेंगे हम। रेस्पिरेटरी है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। O2 ट्रांसपोर्ट करने का काम, O2 मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम लंग्स से टिश्यू तक। कहाँ से? लंग्स से टिश्यू तक। और ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, मतलब टिश्यू से लंग्स तक। उसके बाद न्यूट्रिशन का काम भी करता है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम गट टू टिश्यू। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम गट टू टिश्यू मतलब जो फूड है उनको गट से टिश्यू में लेके जाने का काम किसका है? फूड का है। इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब हो गया है पूरा, तो वो जो गट है उनमें से न्यूट्रिशन जो निकला है फूड में से, उसको ये गट में से टिश्यू में लेके जाने का काम ब्लड करता है। एक्सक्रीशन का काम भी यही करता है, ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम टिश्यू टू किडनी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? गुड। प्रोटेक्टिवनेस भी यही देता है, वाइट ब्लड सेल हो गए हमारे, एंटीबॉडीज हो गए और एंटीटॉक्सिन हो गए, इसका भी काम यही करता है। उसके बाद रेगुलेटरी सिस्टम में क्या काम करता है ये, तो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट पीएच थ्रू बफर, coolant properties of water, vasodilation of surface vessels, dump it, regulate water content of cell by interaction with dissolved iron and protein. Body temperature, एज आई सेड कि बॉडी टेम्परेचर का भी मेंटेनेंस में काम करता है। तो क्या काम करता है? वाटर हाई हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, टिपिकल हीट जनरेशन इज 300 कैलोरीज पर डे। देखो इसका मतलब समझो कि जो वाटर रहता उसको हीट कैपेसिटी में बदल के थर्मल कंडक्टिविटी, देखो ब्लड जो है ना उसमें थर्मल कंडक्टिविटी रहती है, और वो चीज़ को, जैसे अब सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है कि नहीं, तो क्या होता है कि हमारा ब्लड फ्लो होते रहता है और उसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी बनी हुई रहती है बॉडी में से, जिसके वजह से हीट ऑफ वेपराइजेशन होता रहता है और उस वजह से बॉडी हमारी क्या होती है? गर्म रहती है। अब एक बात बोलो, XYZ पर्सन है, वो उसकी डेथ हो गई, तो वो डेथ होने के बाद क्या होता है? वो इंसान ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा। सुना होगा आपने कि जब वो ऐसे चेक करते तो ऐसे लगता, मैं मेरी तबीयत खराब है तो मेरे को बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, ठीक है। अगर मैं नहीं रहता था, मतलब इफ़ आई एम डेड देन माई बॉडी विल बी कूल। ओके, सो ये भी एक इंडिकेटर है कि ब्लड अगर फ्लो नहीं कर रहा है बॉडी में, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सडनली क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। ओके, सो ये बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करने का काम करता है। ओके, ब्लड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं हम। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन अ फ्लूइड फॉर्म। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है क्या? इसको भी एक्सप्लेन करो? चलो ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू मतलब, यस, कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है कि बॉडी को कनेक्ट करने वाला टिश्यू, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। सो ये कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, ठीक है। बॉडी को एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाने वाले टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड फॉर्म में रहता है, मतलब द्रव्य अवस्था में रहता है। फ्लूइड ऑफ लाइफ कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। बहुत सिंपल है ये। इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ बोले हुआ है। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों? फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोले हुआ है इसको? क्योंकि ये ऑक्सीजन लंग्स से ऑल पार्ट में लेके जाता है बॉडी के, और कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बेसिक चीज़ है यार, ये 7वीं 6ठी 5वीं में पढ़ते हो आप ये लोग, ठीक है। तो बस ये लिखना है आपको। Fluid of growth carries nutritive substance from the digestive system and hormone from endocrine gland to all the tissue. अब इसको ग्रोथ फ्लूइड भी बोले हुआ है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस डाइजेस्टिव सिस्टम से हार्मोन तक लेके जाने का काम करता है, और साथ ही साथ हार्मोन को इंडोक्राइन ग्लैंड तक लेके जाने का काम करता है टिश्यू तक, ठीक है। देखो न्यूट्रिएंट रहते हैं, एज आई सेड प्रीवियसली, कि गट में से ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिशन को निकाल के टिश्यू को देता है। वैसे ही यहाँ पर डाइजेस्ट वही बोला हुआ है, और साथ ही साथ ये भी बोला हुआ है कि जो हार्मोन है इंडोक्राइन ग्लैंड के, वो भी ये टिश्यू के पास लेके जाने का काम करता है। फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोले हुआ है इसको। क्यों बोले हुआ है? क्योंकि प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज एंड गेट रीड ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस बाय ट्रांसपोर्टिंग देम इनटू एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी। अब इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोले हुआ है ब्लड को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना,
कि एक चीज याद रखो कि इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों बोला हुआ है, क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर निकालने का काम करता है। और ये जो भी यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जो भी स्मॉल अमाउंट में रहता है हमारे बॉडी में, यूरिक एसिड और अमोनिया, यूरिया ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं, ठीक है। सो ये किडनी के थ्रू बाहर लेके जाने का भी काम करता है हमारा, ठीक है। किडनी के पास वेस्ट प्रोडक्ट देने का काम करता है। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, तो थिकर देन वाटर, याद रखो ये एमसीक्यू है आपका, ठीक है। थिकर देन वाटर मतलब जो वाटर है उससे क्या होगा, ये थिक होगा, ओके। उसके बाद 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, मतलब हमारे जिस्म में 5 लीटर खून रहता है ना, 5 से 6 लीटर, ओके, याद रहा, पता होगा आपको। तो 70 ml ऑफ बॉडी वेट मतलब 1 किलो वजन है आपका, तो उसमें से आपका 70 ml, मतलब 70 ml समझता है ना, मिलीलीटर, तो 70 ml आपका खून रहेगा, ओके, गुड। उसके बाद 5 से 6 लीटर मेल में रहता है और 4 से 5 लीटर फीमेल में रहता है। टेम्परेचर क्या है ब्लड का, तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। फ़ारेनहाइट बोलते हैं, डिग्री नहीं बोलते। टेम्परेचर कितना है, 100.4 फ़ारेनहाइट, गुड। उसके बाद पीएच कितना है इसका, 7.35 टू 7.45। एसिडिक है, बेसिक है, वेरी स्लाइटली, वेरी 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 स्लाइटली क्या है, ये बेसिक है, ओके। ये याद रखो, एमसीक्यूज आ सकता है। अब ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये तो पता ही होगा आपको बहुत अच्छे से, चलो देख लेते हैं फिर भी। परसेंटेज बाय बॉडी वेट, अदर फ्लूइड एंड टिश्यू, ठीक है। तो जो बॉडी में वेट है हमारा, उसके 8% हमारा ब्लड रहता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिख रहा है आपको, ये 8% हमारा ब्लड है, ओके। तो ये 8% ब्लड है और बाकी का 92% टिश्यू और अदर फ्लूइड है। इज इट क्लियर, 100% बॉडी में हमारा बॉडी वेट है, उसमें से 92% अदर फ्लूइड है और साथ ही साथ टिश्यू है, वेरस 8% हमारा ब्लड है। अब वो 8% में से 55% प्लाज्मा है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गुड। अब ये प्लाज्मा में 55% जो दिख रहा है आपको, उसमें से 91% वाटर है प्लाज्मा में, और प्रोटीन कितना परसेंट है, 7% है, ओके, गुड। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम कि जो अदर सॉल्वेंट है, जो प्रोटीन है वो 7% है, दिख रहा होगा आपको, प्रोटीन 7% दिख रहा है, गुड। और जो अदर सॉल्वेंट है वो कितने परसेंट है, 2% है। अब प्रोटीन कौन से है, तो अल्बुमिन 58% है, ग्लोबिन 38% है और फाइब्रोनोजन 4% है, ओके। अल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रोजन का क्या काम रहता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। मैं एक प्रोटीन का काम बोलते रहता हूँ, फाइब्रिनोजन का काम है कि ब्लड क्लॉटिंग करना, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन का काम है को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। तो जो अदर सॉल्वेंट है वो कौन कौन है, आयंस हो गए हमारे, Na+, Ca+, K+, ठीक है, Ca2+, ये आयंस हो गए। न्यूट्रिएंट हो गए हमारे बहुत सारे, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, गैसेस हो गए और रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हो गए, ओके, गुड। अब जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आता है, प्लेटलेट आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल आते हैं और रेड ब्लड सेल आते हैं। प्लेटलेट 250 से 400 रहते, 400,000 रहते, वेराज व्हाइट ब्लड सेल 5 से 9,000 रहते, वेराज जो रेड ब्लड सेल है वो 4.2 से 6.2 मिलियन रहते हैं पर क्यूबिक में। इज इट क्लियर, पर क्यूबिक अब जो व्हाइट ब्लड सेल है उनमें भी 5 टाइप गिरते हैं, जो कि है पहले पे आता है हमारा न्यूट्रोफाइल्स, जो 60 से 70% रहते हैं व्हाइट ब्लड सेल में। दूसरे आते हैं लिम्फोसाइड जो 20 से 25% रहते हैं। तीसरे आते हैं मोनोसाइड जो 3 से 8% रहते हैं। चौथे आते हैं आइसोनोफिल्स जो 2 से 4% आते हैं। और पांचवे आते हैं बेसोफिल जो 0.5 से 1% आते हैं, ओके, गुड। ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड हो गया हमारा। उसके बाद व्हाट इज प्लाज्मा, एज आई सेड टू यू, प्लाज्मा मैंने बता दिया है आपको पहले, पेल येलो कलर का रहता है, 91% इसमें क्या रहता है, वाटर रहता है और 90% अदर।
कोलाइड मतलब क्या होता है, लिक्विड कंटेनिंग सब्सटेंसेस दैट डजंट सेटल आउट, मतलब इसको कोलाइड बोलते हैं। ओके, अल्बो कोलाइड का मतलब नहीं समझा होगा आपको। ये कहाँ से मालूम पड़ता है हमको कि प्लाज्मा में क्या है, तो उसको कोलाइड करने के बाद मालूम पड़ता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। अब आप प्रैक्टिकल में सब समझोगे वो, ठीक है, अगर आपके प्रैक्टिकल होते होंगे कॉलेज में, तो हमारा नहीं हुआ था ये। ओके, सो एल्बुमिन की बात कर लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ वाटर मूवमेंट बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। अरे देखो यार, ये मैंने आपको बोला था कमेंट करने के लिए, लेकिन मैं ही बोल दे रहा हूँ। एल्बुमिन का काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट, मतलब जो वाटर का मूवमेंट है उसको रेगुलेशन। ये बोर है सब्जेक्ट सच में, ये पढ़ा हुआ है आपने सब, इसलिए बोर होता होगा आपको। नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं है आपने। तो वाटर को रेगुलेट करने का काम टिश्यू एंड ब्लड में ये करता है। वाटर मूवमेंट का बैलेंस करने का काम अल्बुमिन का है। ग्लोबुलिन का काम क्या है, तो इम्यून सिस्टम और ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल को मेंटेन करने का काम। फाइब्रोजन का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ओके, सो फंक्शन, फंक्शन देख लेते हैं हम। तो फंक्शन क्या है प्लाज्मा प्रोटीन के, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड, एसिड बेस बैलेंस, प्रोवाइड विस्कोसिटी टू ब्लड, प्रोवाइड सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी रिजर्व प्रोटीन। ये सब काम किसका है, हमारे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का ये काम है। ठीक है, सो यहाँ पर तो फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या रहते हैं ब्लड में वो देखने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या देखा कि प्लाज्मा क्या रहता है, और बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं फटाफट से। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ ब्लड देखा हमने, ठीक है, डिटेल में देखा फंक्शन ऑफ ब्लड। ओके, उसके बाद क्या देखा हमने, ब्लड फंक्शन के बाद ब्लड को देखा, ब्लड कैसा रहता है। ठीक है, ब्लड फंक्शन ये देखा हमने। उसके बाद ब्लड क्या है, ब्लड का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद क्या देखा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड देखे। ये आपको नोट कर लेने हैं ताकि ये एमसीक्यूज हो सकते हैं आपके। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखा हमने कि ब्लड का कंपोजिशन कैसे बना हुआ है। उसके बाद प्लाज्मा देखा हमने, प्लाज्मा क्या रहता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्लाज्मा देखा डिटेल में। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से है, तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। तीन फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। 45% रहता है ब्लड में इनका। रेड ब्लड सेल का, जिसको हम अर्थ्रोसाइड भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। और ल्यूकोसाइड दो टाइप के रहते हैं, ग्रानुलोसाइड और ग्रैन्युलोसाइड। बाद में देखेंगे हम डिटेल में कैसे रहते हैं ये। और प्लेटलेट्स भी हमने देखा है, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइड भी बोल सकते हैं हम। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा देख लिया। फॉर्म्ड एलिमेंट, तो सबसे पहले फॉर्म्ड एलिमेंट में हम क्या देखेंगे, आरबीसी का बहुत अच्छे से, ब्लड का हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ देख लिया। बेसिक इंट्रोडक्शन में हर चीज़ देख लिया कि ब्लड कैसा रहता है, उसका वॉल्यूम क्या है, 5.5 सेंटीमीटर बराबर। एक एक चीज़ हमने वो बराबर से देख लिया आरबीसी की। अब यहाँ पर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन भी देखे ना आरबीसी के, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, तो डब्ल्यूबीसी में दो टाइप्स आते हैं। कितने टाइप्स आते हैं, दो टाइप्स। एक आता ग्लैनुलर ल्यूकोसाइड और एक आता अग्लैनुलर ल्यूकोसाइड। ग्लैनुलर ल्यूकोसाइड मतलब जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको ग्रैनुलर ल्यूकोसाइड बोलते हैं। और अग्रैनुलर जिनमें कोई भी टाइप का क्या नहीं रहता, ग्रैन्यूल्स नहीं रहते, उनको अग्रैनुलोसाइड बोलते हैं। ठीक है, ग्रैन्यूल में, ग्रैन्यूल ल्यूकोसाइड में मतलब ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज में तीन टाइप्स गिरते हैं, न्यूट्रोफिल, आइजिनोफिल और बेसोफिल्स। ठीक है, अग्रैन्युलोसाइड में लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। लिम्फोसाइड में भी टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड, नेचुरल किलर सेल। और मोनोसाइड में देर इज नो टाइप, मोनोसाइड ही है। ओके, अब यहाँ पर प्लेटलेट क्या है, स्पेशल सेल फ्रैगमेंट रहते हैं। ये एक सेल के फ्रैगमेंट रहते हैं जो मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रही है वो देख लो, रेड ब्लड सेल की कैसी रहती है। और प्रैक्टिकल में भी आप बहुत अच्छे से देखे होंगे आरबीसी काउंट क्या रहता है, डब्ल्यूबीसी काउंट क्या रहता है, प्लेटलेट कैसे दिखते हैं, आरबीसी कैसे दिखती है, डब्ल्यूबीसी कैसे दिखती है, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग शेप कैसे रहते हैं, वो आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से देखने वाले हो। तो यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आरबीसी कैसे दिख रही है, देख सकते हो आप, यहाँ पर दिख रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, प्लेटलेट्स भी दिख रहे होंगे, मोनोसाइड, न्यूट्रोफाइल, आइसोनोफिल, बेसोफिल, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। ये देख देख के आप परेशान हो गए होगे, आई नो दैट। चलो, फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेन इन्वर्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फर्स्ट लाइन रहती डिफेंस मैकेनिज्म की। देखो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, इट इज डब्ल्यूबीसी का एक ही काम है, और वो काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी का प्रोटेक्शन करना,
किससे? अपने पैथोजन से। ओके, सो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का के जैसे काम करते हैं न्यूट्रोफिल। पावरफुल एंड इफेक्टिव किलर मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने सब पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन मैकेनिज्म पहले से पढ़ा हुआ नहीं है इतने डिटेल में, तो देख लो क्या क्या है। पावरफुल एंड इफेक्टिव किलर मैकेनिक, ठीक है, कंटेन enzyme like protease, elastase, metalloproteinase, NADPH oxidase, antibody-like substances called डिफेंसिन्स। जो न्यूट्रोफिल रहती है, जानबूझ के स्लो बोल रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, तो जो न्यूट्रोफिल्स रहती है ना, उसमें किलर मैकेनिज्म, इफेक्टिव और पावरफुल किलर मैकेनिज्म अवेलेबल रहता है, जिसमें कुछ इंजाइम रहते हैं। कौन से है वो? प्रोटीएज है, इलास्टिएज है, मेटालोप्रोटीनियज है, NADPH ऑक्सीडेज है। ये याद करो, कोई भी हालत में याद करो, क्योंकि ये जो है ना, ये आपको लिख दिया आपने तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ओके, 5 मार्क का क्वेश्चन है और ये आपने लिखा तो नियर अबाउट आपका आधा या 1 मार्क बढ़ेगा, और आधा और 1 मार्क बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है? सो कब दूंगा? जब पेपर लिखने टाइम में बताऊंगा हर चीज़, पेपर कैसे लिखते हैं मेडिकल का वो बताऊंगा ना, तब बताऊंगा आधा मार्क कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो इंजाइम है, ये जो इंजाइम है, ये हेल्प करते न्यूट्रोफिल्स को क्या करने में? डिफेंस की फर्स्ट लाइन बनाने में। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद डिफेनिस एंड ये डिफेंसिन्स जो रहते, ये इंजाइम जो रहते, ये काम क्या करते? तो ये एंटी माइक्रोबायल पेप्टाइड्स रहते, जो बैक्टीरिया और फंगी के अगेंस्ट यूज काम में आते। ये जो इंजाइम बोला मैंने, ये चार इंजाइम बोला, ये चारों इंजाइम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स रहते, मतलब जो जो भी बैक्टीरिया और फंगी है, उनके पेप्टाइड को पहचान के उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये इंजाइम करते हैं। समझ में आया? गुड। उसके बाद सीक्रेट प्लेटलेट एग्रेशन फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो ये भी कि ये सीक्रेट प्लेटलेट एग्रेशन फैक्टर क्या है। तो एक्सीलरेट द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट ड्यूरिंग इंजरी टू द ब्लड वेसल्स। न्यूट्रोफिल का एक और काम है जो आपको बताया नहीं गया होगा नीट की पढ़ाई में, यहाँ पर बता देता हूँ कि ये सीक्रेट प्लेटलेट एग्रेशन फैक्टर का काम भी करता है। प्लेटलेट एग्रेशन फैक्टर का काम, PAF का काम भी करता है, जो क्या करता है? एक्सिलरेट द एग्रेशन, मतलब जो एग्रेशन होता है प्लेटलेट का इंजुरी के टाइम में, ये वो प्लेटलेट को क्या करता है? बढ़ा देता है। मतलब प्लेटलेट को एक्टिव करने का काम भी, यहाँ पर एग्रीगेट करने का काम भी, एग्रीगेशन लाने का काम भी, एक साथ लाने का काम भी कौन करता है? हमारा न्यूट्रोफिल करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसमें से 2 फंक्शन है जो आपको नए हैं, पहले आपने पढ़े नहीं होंगे। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि फंक्शन ऑफ बेसोफिल। बेसोफिल के फंक्शन तो बहुत अच्छे से याद हो गया आपको, बहुत पढ़ा हुआ आपने, ठीक है? बेसोफिल ग्रैन्यूल्स रिलीज सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक, मतलब जो बेसोफिल्स रहते हैं वो कुछ ग्रैन्यूल सीक्रेट करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो कौन से हैं? तो सबसे पहले है हिस्टामिन। एक्यूर हिस्टामिन तो आपको पता है, इट इज एक्यूड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, वस्कुलर चेंजेस, इंक्रीज परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमिएबिलिटी। जो हिस्टामिन रहता वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैरी आउट करता, जैसे कि वस्कुलर चेंजेस, वस्कुलर मतलब जो वेसल्स रहते हैं हम में, उसका चेंज करने का काम, साथ ही साथ इंक्रीज करता है जो कैपिलरी की परमिएबिलिटी है, जो कैपिलरी है हमारी, जो भी कैपिलरीज रहते हैं बॉडी में, उसको ये परमिएबिलिटी बढ़ाने का काम हिस्टामिन करता है। उसके बाद हेपेरिन का काम क्या है? प्रिवेंट इंट्रावस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग। देखो हेपेरिन जो है ये बहुत जगह पे काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग बॉडी के अंदर ही ना बन जाए, इसलिए ये हेपेरिन काम आता है, जो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग रुकाता है वेसल्स में। ओके, गुड। उसके बाद हाइलोरोनिक एसिड। अब ये हाइलोरोनिक एसिड क्या करता? नेसेसरी फॉर डिपोजिशन ऑफ ग्राउंड सब्सटेंसेस इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन पता होगा बहुत अच्छे से। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये काम क्या करता है? जो डिपोजिशन है ग्राउंड सब्सटेंसेस का, वो करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है? गुड। उसके बाद प्रोटीएस एग्जैजरेट इन्फ्लामेशन, एग्जैजरेट करता है इन्फ्लामेशन को प्रोटीएस। ओके, उसके बाद बेसोफिल हैव IgE रिसेप्टर। बेसोफिल में एक रिसेप्टर होते हैं एंटीबॉडी के, जो IgE
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आईजीई? यस, वेरी गुड, आईजीई रिस्पॉन्सिबल है कोई भी एलर्जी रिएक्शन के लिए, इसीलिए इसको क्या बोले हुआ है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके गुड, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज नथिंग बट अ एलर्जी। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। परेशान हो गए हम ये फंक्शन ऑफ प्लेटलेट पढ़ पढ़ के, एक और बार देख लेते। ब्लड क्लॉटिंग में काम आता, क्लॉट रिस्ट्रिक्शन में काम आता, डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता, ये नया काम है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म में भी प्लेटलेट कहीं कहीं पर काम आता है। उसके बाद होमियोस्टैसिस मेंटेन करने में, रिपेयर एंड रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, यही बातें हैं सब, ठीक है गुड। उसके बाद गैस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो गैस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने। कंटिन्यूअस इंटरचेंज ऑफ CO2 एंड O2 बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू, समझ गए गुड। उसके बाद ऑक्सीजन मेजर ई एक्सेप्टर इंडिसिपिसेबल इंडिसिपिसेबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है ऑक्सीजन। उसके बाद CO2 मेजर बाय प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ओके, उसके बाद पीएच मेंटेन कैसा होता है? पीएच मतलब क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज हेल्प टू मेंटेन पीएच इन टिश्यू, मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज होता है टिश्यूज में से उसके वजह से भी पीएच मेंटेन होता है यहाँ पर। ओके गुड। उसके बाद टिश्यू क्या है? तो टिश्यू क्या हम क्या करते हैं? तो CO2 फ्रॉम प्रोटॉन एंड बाइकार्बोनेट। एक मिनट पानी पीने दो। हैमबर्गर 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 इफेक्ट आपको पता है क्या? देखो क्या होता है ना, जब Cl माइनस और HO3 माइनस इंटरचेंज होते उस चीज को हम हैमबर्गर इफेक्ट बोलते हैं। आपने ये आई थिंक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा। सो यही प्रोसीजर है पीएच मेंटेन करने की, ठीक है। तो ये हैमबर्गर इफेक्ट जो रहता ये इंटरचेंज करता Cl माइनस और H बाइकार्बोनेट के इंटरचेंज की वजह से पीएच क्या होता? मेंटेन होता। अब वो कैसे होता? तो ये रिएक्शन दिख रही होगी आपको, देखो माइनस HHB प्लस O2 इज इक्वल टू HbO2 प्लस प्लस H प्लस। ये जो रिएक्शन है वो आपको याद करनी है। ओके, सो ये रिएक्शन की वजह से क्या होता है? पीएच मेंटेन होता है। सो लंग्स का भी रोल है यहाँ पर पीएच मेंटेन करने में, वेयर एज टिश्यू का भी रोल है। गुड। उसके बाद HB क्या है? अब ये आपने कौन सा इफेक्ट है? वो बोर्स इफेक्ट है शायद, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, देखते हैं हम फिर भी। तो जो हायर एबिलिटी ऑफ HB टू रिलीज O2 बट लोअर एबिलिटी टू बाइंड O2, तो ये राइट शिफ्ट करेगा। बोर्स इफेक्ट है क्या? कौन सा इफेक्ट है मेरे को एक बार कमेंट में बताना, मैं भूल गया वो इफेक्ट। अब वो नीट के टाइम में था, ये नीट की पढ़ाई के जैसी ही रहता है। फिजियोलॉजी है ना, जो 4 चैप्टर पढ़े हैं ना आपने, वही है यहाँ पर, बस ज़्यादा कुछ नहीं है दूसरा। तो जो हायर एबिलिटी ऑफ H2 टू रिलीज O2 बट लोअर एबिलिटी टू बाइंड O2, देखो एक कर्व रहता था, बोर्ड्स कर्व बोलते थे शायद उसको, या फिर हमबर्गर बोलते थे, शायद हमबर्गर की बोलते थे। तो वो कर्व अगर राइट पे शिफ्ट हुआ तो तुम्हारा जो HB है वो क्या होगा? टूटने लगेगा O2 से और बाइंड करने लगेगा CO2 से। लेकिन वही कर्व अगर लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि HB O2 से ज्यादा मिलने लगेगा, ज्यादा बाइंड होगा, और CO2 से कम बाइंड होगा, ठीक है गुड। यूजफुल एट साइट ऑफ O2 रिलीज, ये जो इफेक्ट है जो राइट और लेफ्ट शिफ्ट बोला मैंने, वहां पर क्या होता है कि ये हायर टेम्परेचर O2 कब बॉइंड, बोर्स इफेक्ट, यस बोर्स इफेक्ट ही बोलते हैं उसको, देखो लिखे हुआ है यहाँ पर। तो जब हायर टेम्परेचर रहेगा, हायर 2-3 BPG लेवल रहेगा और लोअर PG रहेगा, पीएच रहेगा, तब क्या होगा? बोर्स इफेक्ट पीक पे रहेगा, मतलब जो कर्व है वो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। ओके, उसके बाद CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन विथ इन RBC एंड Cl इंटरचेंज। ओके, और CO2 डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, मतलब जो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, मतलब देखो बाइकार्बोनेट से 71%, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि CO2 ट्रांसपोर्ट होता है,
और साथ ही साथ CO2 डिजोल्व ब्लड प्लाज्मा, जो ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का वो ब्लड प्लाज्मा, डिजोल्व ब्लड प्लाज्मा से भी होता है, और साथ ही साथ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन से भी होता है। वेराज O2 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 97% किससे होता है, का आई थिंक ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से होता है। ओके, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ज्वाइन एक बाइंड करते हैं, और वो बाइंड करने के बाद O2 ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और CO2 का भी देख लिया हमने। तो अब अर्थ्रोसाइड का देख लेंगे हम। तो अर्थ्रोसाइड, इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो इसका फॉर्मेशन देखेंगे कि फॉर्म का होते हैं अर्थ्रोसाइड। तो वेयर इज मैरो, ठीक है, वेयर इज अर्थ्रोसाइड प्रोड्यूस। तो सबसे पहली बात, योल्क सैक में वेरी अर्ली एम्ब्रियो में जो हमारे रहते हैं वो बनते हैं। क्या बनते हैं, जो अर्थ्रोसाइड है, जो RBC है, वो कहाँ पर बनते हैं, योल्क सैक में। तो अर्ली एम्ब्रियो में योल्क सैक में बनते हैं। न्यूबॉर्न बेबी में कहाँ बनते हैं, स्प्लीन और लीवर में। ओके, और जो अगर चाइल्डहुड है हमारा, तो चाइल्डहुड में कहाँ पर बनते हैं, RBC। तो एक्सियल सेल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटल, यहाँ पर रेड ब्लड सेल बनना एक्टिव रहते हैं। उसके बाद अडल्ट में एक्सियल में भी रहते हैं, अपेंडिकुलर में भी रहते हैं, जिसको हम येलो मैरो भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। ये RBC का फॉर्मेशन है। उसके बाद RBC का स्ट्रक्चर बायकॉन्केव रहता, अन्यूक्लिएट रहता, न्यूक्लियस नहीं रहता यहाँ पर। ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपोनेंट इसमें हीमोग्लोबिन रहते हैं, लिपिड्स रहते हैं, ATP रहता है, और कार्बोनिक अनहाइड्रेस रहता है। फंक्शन क्या है इसका, तो ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक। ओके, RBC का शेप वगैरह सब पता है आपको। फंक्शन ऑफ RBC, तो फंक्शन ऑफ RBC क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, लंग्स से टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स में लाने का काम, जिसको कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर एंड रेगुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रहता, एसिड बेस बैलेंस करने का काम हीमोग्लोबिन करता है, बफर के जैसा एक्ट करके। ओके, उसके बाद कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन एंड RH फैक्टर, मतलब ब्लड ग्रुप और एंटीजन RH फैक्टर भी रेगुलेट करने का काम यहाँ पर ये करता है। ओके, उसके बाद हीमोग्लोबिन कैसा रहता, तो 4 ग्लोबिलिन मॉलिक्यूल बन के बना हुआ रहता। मेरी जबान पलट नहीं रही, बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ ना, इसलिए मेरी आदत है मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। ये बेसिक है और आपको सब पता है, सो ऐसे समझो ये रिवीजन टाइप है बस। ओके, सो कंसिस्ट ऑफ 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक अनहाइड्रेस इन्वॉल्व नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, 4 ग्लोबिलिन मॉलिक्यूल रहते हैं और 4 हीम मॉलिक्यूल रहते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, 4 हीम मॉलिक्यूल, वेराज 4 ग्लोबिलिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, गुड। उसके बाद हीमोग्लोबिन समझ गए आपको? गुड। सो यहाँ पर हम हमारा एंड करते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे हम इसके बाद का। ठीक है, सो बेसिक है, बहुत इजी है ये सब, आपको भी पहले से आता होगा ये, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और जो BAMS और BHMS के स्टूडेंट है फिजियोलॉजी में, उनको इतना ही करना होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपका BAMS फर्स्ट ईयर या फिर BHMS फर्स्ट ईयर चल रहा होगा तो आपको मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू। हम ये जो कंटेंट है इसके वो देख लेते हैं। तो इम्यूनिटी है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम देखेंगे, फिर टाइप्स देखेंगे उसके, फिर इनेट इम्यूनिटी और उसका मैकेनिज्म देखेंगे, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या रहती है और उसका मैकेनिज्म क्या रहता है वो भी देखेंगे, एंटीजन देखेंगे और ओरिजिन ऑफ एंटीजन देखेंगे, इम्यूनोजन देखेंगे, IgA, IgB, IgC है ना, IgE, तो ऐसे देखेंगे। उसके बाद एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और फंक्शन ऑफ ईच इम्यूनोबॉडी एंटीबॉडी यहां पर देखेंगे। तो जो पहला लेक्चर रहेगा, ये जो पहला लेक्चर है, ये पहला लेक्चर है, उसमें क्या क्या देखेंगे, इम्यूनिटी देखेंगे, इम्यूनिटी की डेफिनेशन, कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम और उसके टाइप्स देखेंगे, और साथ ही साथ इन्नेट इम्यूनिटी का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंट अक्वायर्ड बाय अ होस्ट टुवर्ड इंजरी कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो होस्ट बॉडी है, हमारी जो होस्ट बॉडी है, जो भी बॉडी है, उसको रेजिस्टेंस देने का काम, इंजुरी से बचाने का काम, पैथोजन से बचाने का काम यहाँ पर इम्यूनिटी का
होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंफेक्शियस डिसीजेस is the only one of the consequences of immune response which is entirely concerned with the reaction of the body against any foreign antigen. मतलब any reaction taking place in our body against the pathogen is known as immunity. मतलब जो भी एक्शन लिया जा रहा है जो डिसीज कॉजिंग पैथोजन से, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजन से, उसके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा रहा है उस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन सिंपल वर्ड्स इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। सो इम्यूनिटी के कुछ कंपोनेंट है वो देख लेते हैं हम कौन से कंपोनेंट है। सो जो ल्यूकोसाइड है, ल्यूकोसाइड मतलब डब्ल्यूबीसी, उसमें दो टाइप्स गिरते हैं, देखो एक लिम्फोसाइड गिरते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और एक फाइगोसाइट्स गिरते हैं। फाइगोसाइट्स में कौन आता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिम्फोसाइड देखते हैं। तो लिम्फोसाइड में भी दो टाइप्स के सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइड और एक होता है टी लिम्फोसाइड, ओके गुड। उसके बाद फाइगोसाइट्स कौन कौन रहते हैं, तो लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट, जो लार्ज ग्रैन्यूल के लिम्फोसाइट रहते हैं वो भी सॉरी ये भी लिम्फोसाइड में आते हैं, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट। फाइगोसाइटिस में कौन कौन आता है, तो मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइट मतलब मोनोसाइड आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, आइजिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं। ये क्या काम करते हैं, फाइगोसाइटोसिस का काम कहीं ना कहीं पर करते हैं। ये क्या है, ल्यूकोसाइड है, ल्यूकोसाइड मतलब डब्ल्यूबीसी, गुड। उसके बाद ऑक्सिलरी सेल भी प्रेजेंट रहते जो ये डिफेंस मैकेनिज्म में या फिर इम्यून सिस्टम में थोड़ा बहुत काम करते हैं हमारा। कौन कौन है वो, मास्ट सेल हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। और अदर्स में टिश्यू सेल्स भी क्या करते हैं, कभी कभी इम्यून सिस्टम के जैसा काम करने में हेल्प करते हैं या फिर मदद हमारी करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना होगा तो। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी के टाइप्स कैसे हैं, कितने हैं, सो मेनली दो टाइप्स गिरते हैं इम्यूनिटी के, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब जो ऑलरेडी हमको बाय बर्थ आई है उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, वेराज एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब जिसको हमने जन्म के बाद बाय बर्थ के बाद हमने एक्वायर्ड किया है, इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं हम। तो एक्वायर्ड किया है उसको हम क्या बोलेंगे, एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। ओके, सो जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें दो टाइप्स गिरते हैं, एक होती है नॉन स्पेसिफिक और एक होती है स्पेसिफिक। ओके, तो नॉन स्पेसिफिक में स्पेशीज, रेसिशियल और इंडिविजुअल भी आती है, वो देखेंगे हम कैसे रहते हैं, वो सब पूरा अच्छे से टाइप्स देखेंगे उसके कैसे कैसे टाइप्स गिरते हैं। और एडेप्टिव इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी रहती है और पैसिव इम्यूनिटी रहती है। एक्टिव के भी दो टाइप्स गिरते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, और पैसिव के भी दो टाइप गिरते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसके अगर नोट्स प्रॉपर वे में चाहिए आपको, ये सिखाने के लिए है, ये पीपीटी के यूज करता हूं मैं, नोट्स ऑलरेडी पढ़े हुए मतलब आपको जिन्होंने परचेस किया है उनके लिए, और सैंपल नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ओके, सो जो नेचुरल रहती वो देख सकते हो आप, जो नेचुरल मतलब इननेट इम्यूनिटी जो रहती है वो देख सकते हो आप, जो एंटीजन से मिल रही है हमको, जो बाय बर्थ मिली है हमको लिम्फोसाइट के जरिए, उसको नेचुरल बोल सकते हैं। और दूसरा टाइप भी देख रहे होंगे आप, मदर से जो ये रहता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो फर्स्ट मिल्क रहता मदर का, उसमें भी बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज रहती, वो नेचुरल में देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद एक्वायर्ड कैसी कैसी रह सकती कि वैक्सीन लेना और साथ ही साथ सीरम लेना, मेडिसिन भी एक टाइप की एडेप्टिव इम्यूनिटी में डाल सकते हैं हम। ओके, जो मेडिसिन रहती है वो भी एक एडेप्टिव इम्यूनिटी में डाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हमारा इन्नेट इम्यूनिटी से। सो अब इन्नेट इम्यूनिटी की डेफिनेशन वगैरह हर चीज देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या आता है। सो सबसे पहले रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन विच एन इंडिविजुअल possesses by virtue of his genetic and constitutional makeup। ये रेजिस्टेंस रहता है इन्फेक्शन का, जहां से जो इंडिविजुअल है वो वर्च्यू ऑफ हिज जेनेटिक्स मतलब जो जेनेटिक्स से आता है, और ये हमारे बाय बर्थ ही रहती है हमको ये इम्यूनिटी, इसको हम इन्नेट इम्यूनिटी बोल सकते हैं। नॉट इफेक्टेड बाय प्रायर कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इम्यूनाइजेशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या फिर इम्यूनाइजेशन की वजह से। अब इम्यूनाइजेशन इज नथिंग बट वैक्सीन लेना, सीरम्स लेना, इसके वजह से ये इफेक्ट नहीं होती है। ओके गुड, इसमें भी इन्नेट इम्यूनिटी भी दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहला टाइप है नॉन स्पेसिफिक, उसके बाद है स्पेसिफिक। अब ये नॉन स्पेसिफिक क्या रहती है, इंडिकेट ऑफ डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इन जनरल, मतलब जो जनरल इम्यूनिटी रहती है उनको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं हम, ठीक है। जो जनरल हर चीज को काम आती है उसको नॉन स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पैथोजन इज कंसर्न्ड, मतलब जो रेजिस्टेंस रहती पर्टिकुलर पैथोजन के वास्ते, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वास्ते, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोल सकते हैं। उसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी तीन प्रकार से भी हम
मान सकते हैं, 3 प्रकार से भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली है स्पेशीज इम्यूनिटी। अब कुछ कुछ स्पेशीज ऐसी रहती है जिनमें रेजिस्टेंस टू पैथोजन शोन बाय ऑल मेंबर ऑफ एक स्पेशीज है पर्टिकुलरली, वो स्पेशीज वो डिसीज के वास्ते पूरा के पूरा क्या हो जाती है, इम्यूनेट हो जाती है, और स्पेशीज के लिए वो इम्यूनिटी बन जाती है, ऑटोमेटिकली इननेट होती है, बाय बर्थ होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, एग्जांपल के तौर पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंथ्रेसिस इन्फेक्ट ह्यूमन बीइंग बट नॉट चिकन। एंथ्रेसिस नाम का एक इन्फेक्शन है जो ह्यूमन बीइंग को तो होता है, लेकिन जो चिकन की स्पेशीज है उनको बिल्कुल नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग एक स्पेशीज होगी, यहाँ पे स्पेशीज होगी, चिकन भी एक स्पेशीज होगी, लेकिन स्पेशीज इम्यूनिटी मतलब जो इसको इन्फेक्ट कर पा रही है, ह्यूमन को इन्फेक्ट कर पा रही है, एक स्पेसिफिक वायरस है, कोई भी वायरस ले लो आप, वो वायरस एक स्पीशीज को तो इफेक्ट कर पा रहा है, जैसे हॉर्स को, जैसे घोड़े को एक बैक्टीरिया डिसीज कर पा रहा है, लेकिन वहीं पर वही बैक्टीरिया ह्यूमन बींग को इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये स्पेशीज इम्यूनिटी होगी। मतलब जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग की जो स्पेशीज है, उसने वो XYZ के खिलाफ, वो XYZ पैथोजन के खिलाफ क्या बना ली है, इम्यूनिटी बना ली है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेशीज इम्यूनिटी बोलती है। उसी के बाद देख लेते हैं हम रैशियल इम्यूनिटी। अब ये रैशियल इम्यूनिटी क्या है, विथ इन अ स्पेशीज, मतलब स्पेशीज के अंदर भी रैशियल इम्यूनिटी हो सकती है। जैसे कि डिफरेंट रेसेस है, जो रेसेस रहती है, अलग अलग टाइप के पीपल है, जैसे रशियन हो गए, इंडियन हो गए, अफ्रीकन हो गए, तो ये ऐसे लोग हैं। वो लोगों में से भी कुछ कुछ लोगों में इम्यूनिटी एंडेड हो जाती है, जैसे कि अफ्रीका में प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम को जेनेटिक रेजिस्टेंस मिल गया है। प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम इज नथिंग बट अ डिसीज कॉजिंग बाय, आई थिंक आपको होगा, ये प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम था ना यार, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये डिसीज होता है। वो डिसीज के वजह से जो अफ्रीकन पीपल है वो इफेक्ट नहीं होते हैं मलेरिया में, तो ये जो प्लाज्मोडियम बोलते हैं उसको, तो ये इफेक्ट नहीं करता है किसको, अफ्रीकन पीपल को। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, रेशियल इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया। वैसे इंडिविजुअल इम्यूनिटी भी रहती है, जैसे बहुत रेजिस्टेंस टू डिफरेंट, जैसे आपने देखा होगा कि होमोलाइगस ट्विंस है, एग्जिबिट छोड़ो, ये एग्जांपल छोड़ दो, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। सो जो कोविड-19 आया था हमारे पास, कोरोना, सबको ही पता होगा कोविड-19। तो जब कोविड-19 आया था तो वो बोलते थे हम कि छींकने से फैलता है, खांसने से फैलता है। तो देखा जाए तो एक रिसर्च है, कोविड-19 दुनिया में सभी को हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि कुछ कुछ इंडिविजुअल ने कोविड के खिलाफ क्या कर लिया था, ये बना लिया था, क्या बना लिया था, इम्यूनिटी बना ली थी। तो ये भी एक टाइप का इनेट इम्यूनिटी बोल सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन और डिटेल में एकदम ऊपर ऊपर से बोला, ये एग्जांपल परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। परफेक्ट एग्जांपल कब बैठेगा कि होमोलॉगस ट्विन है, होमोलॉगस मतलब होमोजाइगस, ठीक है, मतलब एक ही जाइगोट से बने हुए ट्विन्स है, लेकिन एक ट्विन को बैक्टीरिया हो गया, लेकिन सॉरी, एक ट्विन को, उसमें से एक इंडिविजुअल को क्या हुआ, हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेकिन दूसरे को ट्यूबरक्लोसिस नहीं हुआ, ठीक है। सो एक ने ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ इम्यूनिटी बना ली थी, वेरएज दूसरा नहीं बना पाया था, इसलिए उसको, दूसरे को ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसका, इंडिविजुअल इम्यूनिटी का। इज इट क्लियर, गुड। सो इनेट इम्यूनिटी के यहाँ पर टाइप देख लिया हमने। अब जो फैक्टर है वो कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं इनेट इम्यूनिटी को, तो सबसे पहले एज इन्फ्लुएंस करता है। अब ये एज क्या रहता, इन फीटस इम्यून सिस्टम इज इमैच्योर। अब जो एज रहती वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है इनेट इम्यूनिटी में, ठीक है। फ्यूटस में, जो फीटस रहता है हमारा, जब बेबी बनता है, तब वो जो उसकी इम्यूनिटी रहती है, इनेट इम्यूनिटी, वो इतनी मैच्योर नहीं रहती, इतनी परफेक्ट नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता, उसकी इनेट इम्यूनिटी क्या होती जाती, बराबर से प्रॉपर होते जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, चिकन इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स हाईली सिवियर इन अडल्ट देन चिल्ड्रन, ठीक है, गुड। उसके बाद हार्मोन क्या है, तो हार्मोनल क्या है, तो हार्मोन भी इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, इनेट इम्यूनिटी को, ठीक है। जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, जो भी हार्मोन से रिलेटेड डिसीजेस है, ये भी इनेट इम्यूनिटी को क्या कर सकते, इम्यूनेट कर सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन भी, न्यूट्रिशन जो रहता है, माल न्यूट्रिशन जो है वो भी क्या कर सकता है, इनेट इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कि अगर हमने खाना अच्छे से नहीं खाए तो इनेट इम्यूनिटी में क्या हो सकता है, थोड़ा बिगाड़ आ सकता है, इनेट इम्यूनिटी कम पड़ सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन में इनेट इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिलने की वजह से, ओके। अब ये मैकेनिज्म
मैकेनिज्म, ओके। सो मैकेनिज्म इसके अगले पार्ट में हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, सो इसको टाइम लगेगा थोड़ा, ओके। तो मैकेनिज्म इसके अगले वीडियो में देख का मैकेनिज्म देखा, और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अडप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। दिस इज अ इंड्यूसिबल एंड डेवलप्ड स्लोली दैन द इननेट रिस्पॉन्स। जो इननेट इम्यूनिटी रहती, जो बाय बर्थ आती है, हमको मदर से आती है, तो उससे ये स्लो रहती है। और ये अडप्ट करते हैं हम, कब अडप्ट करते हैं, जब हमारा बर्थ हो जाता है, और बर्थ होने के बाद जो एक्वायर्ड की जाती है उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, अडप्टिव इम्यूनिटी। It is a specific kind of immunity and has memory, therefore providing long term protection. ये एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी रहती, और इसके अंदर मेमोरी भी रहती है। ये जो इम्यूनिटी है ना, इसके अंदर मेमोरी रहती, कोई पैथोजन को पहचानने की, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहचानने की। इसलिए इसका जो असर रहता वो लॉन्ग टाइम में हमको बचाने के काम में आता, ठीक है। दिस ऑकर विथ कॉन्टैक्ट ऑफ फॉरेन पार्टिकल। और ये जो अडप्टिव इम्यूनिटी, अडप्टिव इम्यूनिटी जो रहती है ना, वो कब आता है हमको, कब डेवलप्ड होती है हमारी, जब हम फॉरेन पार्टिकल से इंटरेक्ट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, छोटा सा बहुत। कांजनिया मालूम होंगे आपको, ठीक है। तो उसको, जब वो होते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जब वो होते हैं, एक बार वो हो गए ना, तो वो डबल से नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बॉडी में उसके खिलाफ क्या बन जाती है, अडप्टिव इम्यूनिटी बन जाती है। जैसे ही चिकन पॉक्स का ये आता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर बाद में वायरस, वैसे ही क्या होता है फिर, वो जो अडप्टिव इम्यूनिटी है वो उसको पहचान लेती है, और पहचानने के बाद क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यही अडप्टिव इम्यूनिटी होती है। सो अडप्टिव इम्यूनिटी इज ऑफन सब डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, दैट इज नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो अडप्टिव इम्यूनिटी है, उसके भी दो टाइप्स गिरते हैं। एक नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी occur with contact with diseases causing agent when the contact was not deliberate। मतलब जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया चिकन पॉक्स का, वो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। कांटेक्ट में आया डिसीज के, कांटेक्ट में आने के बाद आपको वो डिसीज हो गया, और कुछ दिनों बाद उसके ऊपर आपने क्या किया, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी बना ली। यार एज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या रहती है, डेवलप ओनली थ्रू डेलिबरेट। जैसे कि अब एग्जांपल देता मैं, वैक्सीनेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। गुड। के बाद मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका, एक्टिव इम्यूनिटी का। सो स्टिमुलेट बोथ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यूजुअली पैरेलल। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी जो रहती, वो रिस्पॉन्स स्टिमुलेट बोथ पैरेलल। तो मैकेनिज्म देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी का। एक्टिव इम्यूनिटी और पासिव इम्यूनिटी, दो टाइप्स की इम्यूनिटी रहते हैं एक्वायर्ड इसमें भी। तो अब एक्टिव इम्यूनिटी हम देख रहे हैं। सो देखो यहाँ, सो पहले एक्टिव इम्यूनिटी देख लेते हैं, और पैसिव इम्यूनिटी, फिर मैकेनिज्म देख। मैकेनिज्म कैसे आ गया अचानक से, लाइट थोड़ी गलत हो गई है, सो होता है कभी कभी। सो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, सबसे पहले वो देख लेंगे। तो टाइप्स ऑफ अडप्टिव इम्यूनिटी, अडप्टिव इम्यूनिटी का दूसरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। गुड। सो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, नेचुरली acquired active immunity occur when the person is exposed to a live pathogen, develop the disease and become immune as a result of primary immune response, ठीक है। तो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी रहती, उसमें क्या होता कि पर्सन जो रहता, कोई भी पर्सन है, वो पैथोजन से एक्सपोज्ड होता, वो डिसीज हो जाता, और वो डिसीज होने के बाद उसका इम्यून रिजल्ट, प्राइमरी इम्यून रिजल्ट रहता, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स रहता, जो उसको बचाए रखने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो डबल पैथोजन आएगा बॉडी में, कोई भी XYZ, जैसे कि मैंने चिकन पॉक्स का एग्जांपल दिया था, सेम यही है। चिकन पॉक्स आ गया वापस, पहले बॉडी में आ गया, वो डिसीज कॉज कर दिया, फिर हमारी इम्यूनिटी ने क्या किया, उसके खिलाफ क्या किया, रिबेल किया, रिबेल करने के बाद उसको हरा दिया, और उसको याद रख लिया वो पैथोजन को, कि हाँ भाई ये चिकन पॉक्स का क्या है, हमारा चिकन पॉक्स का पैथोजन है, उसको याद रखिए। तो ये पहला प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ। उसके बाद जैसे ही वो डबल आया, समझो डबल आ गया बॉडी के अंदर, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स रहेगा, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो रहेगा वो बहुत ज्यादा तगड़ा रहेगा प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। गुड। उसके बाद आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या है,
can be induced by a vaccine, a substance that contain an antigen. A vaccine stimulate a primary response against the antigen without causing symptom for the diseases. सीधा सीधा वैक्सीनेशन को हम आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। कैसे? तो देखो, हमने क्या किया, जो वायरस था, जो पैथोजन था, उसको अंदर डाल दिया हमारे बॉडी में, ठीक है, लेकिन वीक करके डाला। इसके वजह से, वीक करने की वजह से क्या हुआ, वो वीक अंदर चला गया हमारे बॉडी में, ठीक है, वैक्सीनेशन के जरिए। उसकी वजह से सिम्टम भी डेवलप नहीं हुआ हमारे में कुछ, और ऑटोमेटिकली उसका क्या हुआ, हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप्ड हो गई, एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड हो गई, ठीक है। जैसे कि वैक्सीन, लाइक वैक्सीन बीसीजी हो गया, सैबिन वैक्सीन फॉर क्लिड वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, ठीक है, वैक्सीन डाल दी, ओके। उसके बाद देखते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी क्या है। इट इज अ शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन बाय इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज सच एज गैमा ग्लोबिन दैट आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय रेसिपिएंट सेल। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का मतलब शॉर्ट टाइम इम्यूनाइजेशन करना, इंजेक्शन देके कोई भी एंटीबॉडीज का, ठीक है, गुड। उसके बाद नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या है, occur only during pregnancy in which certain antibodies are passed from maternal into the fetal bloodstream। तो जो ये नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है, ये नेचुरल कैसे बन गई, क्योंकि जो मदर है वो क्या कर रही है, बच्चे को फीटल सर्कुलेशन के जरिए क्या दे रही है, एंटीबॉडीज दे रही है। तो ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी का टाइप हुआ, और पैसिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का टाइप हुआ। इट क्लियर? गुड। सो ये डिफरेंसेस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्टिव इम्यूनिटी के डिफरेंसेस क्या है, इंड्यूस बाय इन्फेक्शन, गुड। पैसिव के क्या है, वेयर एज कन्फर्म बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडी मेड एंटीबायोटिक्स। एक्टिव इम्यूनिटी रहती वो इंड्यूस किए जाती, इंड्यूस होती इन्फेक्शन से, वेयर एज इसको जो पैसिव इम्यूनिटी रहती उसको पहले से ही एंटीबॉडीज हम दे देते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, लॉन्ग लास्टिंग एंड इफेक्टिव है, वेयर एज पैसिव क्या है, शॉर्ट है और लेस इफेक्टिव है। क्लियर? गुड। उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इफेक्ट ओनली आफ्टर लैग पीरियड, वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी कैसी है, इफेक्ट इमिडिएटली। एक्टिव है उसको टाइम लगता है एक्ट करने, लेकिन पैसिव को बहुत जल्दी वो एक्ट करती है। एक्टिव में एक्सपोजर लेड टू इमीडिएट मैक्सिमल रिस्पॉन्स, लेकिन लेग टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड मैक्सिमल इज रिस्पॉन्स, गुड। जो एक्सपोजर टाइम है वो इमीडिएट मैक्सिमल रिस्पॉन्स देता है, लेकिन इधर कैसा है, तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। इम्यूनोलॉजी, इसमें एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट रहती है, पैसिव में वो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट नहीं रहती है। एक्टिव इम्यूनिटी में निगेटिव फेज में ऑकर, पैसिव में नो निगेटिव फेज ऑकर्ड, ओके। उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी में नो एप्लीकेबल टू इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन, पैसिव में क्या रहता है, एप्लीकेबल टू इम्यूनोडिफिशिएंट पर्सन, ओके। उसके बाद एक्टिव में यूज्ड फॉर प्रोफोफाइलिक्स टू इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस, जैसे बीसीजी वैक्सीन होगी, और यहाँ पर यूज फॉर एक्यूट, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी जो रहती है उसका दो टाइप्स गिर सकते हैं, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक सेल मीडिएटेड, और ये दोनों पैरेलली चलते हैं। तो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी रहती है, इट इज अ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इट डिपेंड ऑन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा सेल। द सेल प्रोड्यूस स्पेसिफिक सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी which combine specifically antigen and modify their activity. Modified activity is done by lysis of antigen molecule. Their toxin may be neutralized or in the form of removal of antigen by phagocytosis. जो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी रहती, ये मॉडिफाइड एक्टिविटी रहती, जो कि मॉलिक्यूल के टॉक्सिन से मिलकर बनी हुई रहती है, जो न्यूट्रलाइज करती एंटीजन को, और फाइगोसाइटोसिस का काम ह्यूमरल इम्यूनिटी करती। तो इतना लिखा हुआ है ना सब, इतना मत पढ़ो। एक चीज याद रखो कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसका मेजर काम क्या है, तो फाइगोसाइटोसिस का। फाइगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, मुझे नहीं, वो खाने का काम करता है। वेरएज सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी जो रहती है वो डिपेंड ऑन टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट पे डिपेंड रहती है, और ये हेल्प करती है रेजिस्टेंस के लिए। ये किसके लिए, रेजिस्टेंस देने के लिए बॉडी में। हाँ। उसके बाद ये क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा काम आती है सेल मीडिएटेड, और साथ ही साथ वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा काम आती है, ओके। इसके बाद का हमारा टॉपिक है एंटीजन, ओके। एंटीजन एंटीजन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके अगले लेक्चर में, ठीक है। सो इसका अगला लेक्चर कल आ जाएगा, आपने वो देख लेना है अच्छे से। सो मच, हैव अ ग्रेट डे।
आई होप आपको ये बी ए एम एस बी लेक्चर सीरीज जो चल रही है फिजियोलॉजी समझ रही होगी, और यहाँ तक आए होगे तो आप पास हो ही जाओगे। सारा लेक्चर देख रहे हो, नॉट ए इजी टास्क एट ऑल। सारा लेक्चर देखता है कोई।